ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर वन का सेकेंड कोर पेपर इंट्रोडक्टरी स्टैट्स स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है कि पहली क्लास जो हम लोगों ने लिया हुआ था उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी एमएमए स्टार्ट किया था, और उसमें क्या पढ़ना है, उसका क्या सिलेबस है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। एंड एक टॉपिक भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, दैट इज लीनियर इनइक्वेशन का। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैट्स के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूं, इंट्रोडक्टरी एमएमई और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस आप सभी के लिए ओपन है। मतलब सभी बच्चे उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब वो मैं मीटिंग के लिए हमेशा इस कॉमन ग्रुप में ही क्या करूंगा, शेयर करूंगा, तो आप वहां से उस मीटिंग के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे ग्रुप के अंदर में, जिनकी क्लासेस मिस हो गई थी, उनके लिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर दिया एप्लीकेशन पे। मतलब जो भी क्लासेस हमारी होगी, अगर इस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स एंड मटेरियल्स वगैरह जो आप लोगों को देखना है, अगर वो आप एप्लीकेशन से देख सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक तो प्ले स्टोर से SIG क्लासेस डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसकी मैं डिटेल्स आप लोगों को ग्रुप में जल्दी शेयर कर दूंगा। क्लासेस को डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने नंबर से या नाम से रजिस्टर्ड कर लोगे। रजिस्टर होने के बाद आप स्टोर के ऑप्शन में जाओगे। स्टोर के ऑप्शन में आपको इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर वन की क्लासेस दिए फोल्डर दिखेंगे। आप इस फोल्डर को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर ओवरव्यू के बगल में कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको कंटेंट के ऑप्शन में जाना है। और कंटेंट के ऑप्शन में जब जाओगे तो आपको इंट्रोडक्टरी एमएमई, स्टैट्स एंड माइक्रो, इन सब के अलग अलग फोल्डर दिखेंगे। उसी फोल्डर के अंदर में सारी क्लासेस अपलोडेड रहेंगी। जिसमें कि शुरुआत के कुछ दिनों तक, अभी बेसिकली कुछ समय तक, जैसे कि जो से बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं फिलहाल, तो शुरुआत के कुछ समय तक या कुछ महीनों तक जो आपका एमएमई का क्लास है, माइक्रो का क्लास है, ये सब अनलॉक रहेगा। अनलॉक रहेगा मतलब विदाउट पेमेंट आप रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस तो पूरा सेमेस्टर फ्री रहेगा। आप आराम से अपने पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। और उसकी रिकॉर्डिंग, मान लेते कोई लाइव आप मिस कर लेते हो, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आप फिलहाल शुरुआत में एप्लीकेशन पे विदाउट एनी पेमेंट आप देख सकते हो। मतलब वो सारी क्लासेस अनलॉक रहेंगी, तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। जानवी iOS के लिए जो है आपको माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैं सारा डिटेल्स जो है एप्लीकेशन के रिगार्डिंग में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से उस चीज को फॉलो कर लीजिए। ओके, सो इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया, तो थोड़ा सा आज हम लोग अपने इंट्रोडक्टरी स्टैट्स के बारे में पढ़ते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो सेकेंड कोर पेपर आपका है, दैट इज इंट्रोडक्टरी स्टैट्स, जिसको कि स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स। आप स्टैट्स के भी दो पार्ट में पढ़ोगे। एक तो इंट्रोडक्टरी पे लेवल पढ़ोगे अभी सेमेस्टर वन में, फिर जाके ये सेमेस्टर टू में इंटरमीडिएट लेवल आएगा। सिमिलरली एमएमई के कोरस्पॉन्ड में भी तीन पार्ट होता है। सेमेस्टर वन में आप इंट्रोडक्टरी लेवल पढ़ते हो, सेमेस्टर टू में इंटरमीडिएट लेवल पढ़ते हो, फिर सेमेस्टर थ्री में आप एडवांस लेवल पढ़ते हो। तो यहाँ पे हम लोग स्टैट्स के अंदर में भाई सेमेस्टर वन में इंट्रोडक्टरी लेवल पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना क्या है। थोड़ा सा मैं अगर आप लोगों को सिलेबस के रिगार्डिंग बात करूं, आपको एक्चुअली में करना क्या है, तो ये पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्टरी स्टैट्स है आपका, वो टोटल 5 डिफरेंट यूनिट के अंदर में डिवाइड किया गया है। जिसमें कि यूनिट नंबर वन में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना। मतलब इंट्रोडक्शन अगर मैं लिख रहा हूँ, तो मतलब कुछ बेसिक्स करने हैं, जो कि ऑलरेडी आपने एक तरीके से अपने एकेडमिक लेवल पे किया हुआ है। जैसे कि अगर आपको याद हो, तो आप पहली बार जब स्टैट्स आप स्टार्ट कर रहे थे, तो आप मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, ये सब आप पढ़ के आ रहे थे। तो वो बेसिकली उसी चीज को आपको रिकॉल करना है, लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से। वहां पे आपने उतना मतलब बढ़िया से नहीं देखा था, वहां पे सिंपल तरीके से आपने निकाला था। बट यहाँ पे हमें मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, कई सारे अलग अलग डायग्राम, जैसे हिस्टोग्राम, ओजाइव कर्व और विडॉट प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स, ये सब सीखने हैं। एज वेल एज इनके ऊपर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो बेसिकली सॉल्व करने हैं। तो इंट्रोडक्शन लेवल बेसिकली मतलब इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे जिसका नाम आप हल्का फल्का पहले से जानते हो, उसी चीज को थोड़ा अच्छा लेवल में पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली सेकेंड यूनिट आपके पास है, और सेकेंड यूनिट के अंदर में आपको पढ़ना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी, अब नाम तो आप बहुत अच्छे से जानते हो प्रोबेबिलिटी, और आपने इससे पहले मैथ्स में पढ़ा भी है क्लास ट्वेल्थ के अंदर में। लेकिन जितना प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। 90% आपको जो है आगे पढ़ना है। आगे पढ़ना इन द सेंस ऐसा है कि जो टॉपिक आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो आपने बेस थ्योरम पढ़ा था, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल वगैरह पढ़ा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। तो चीजें वही है, टॉपिक का नाम वही है, बट उसका जो लेवल है, टफनेस लेवल है, वो सब बहुत ज्यादा हाई है। मतलब कि टफनेस लेवल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो आपने अभी बस 10% किया हुआ है।
90% आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अब यहाँ पे सेमेस्टर वन के अंदर में स्टैट्स के प्रोबेबिलिटी में आपको सॉल्व करने हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सेम है बट क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों के साथ थर्ड यूनिट के बारे में डिस्कस करूँ, यूनिट नंबर 3 में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करनी है। रैंडम वेरिएबल। सो अगर थोड़ा सा क्लास ट्वेल्थ का प्रोबेबिलिटी याद करो तो आपने हल्का सा लास्ट में एक टच किया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल करके, जहां पे आपके पास टेबल होता था, मतलब एक्स की वैल्यू होती थी, इसके कॉरस्पॉन्ड में प्रोबेबिलिटी होती थी, तो आप यहाँ से इसका एक्सपेक्टेशन वेरिएंस ये सब निकालते थे। तो वो आपने बस एक हल्का सा टच किया हुआ है। इसी चीज को आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे यहाँ पे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, डिस्क्रीट के एक्सपेक्टेशन वेरिएंस कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूअस को कैसे निकालते हैं, कैसे इसको पहचानते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और इनके ऊपर जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो सब आप इसके बेसिकली यूनिट नंबर 3 के अंदर में आप पढ़ने वाले हो। इसके बाद आपका जो है फोर्थ यूनिट है। अब फोर्थ यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे सिंस आपने यूनिट नंबर 3 में डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया, तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चन को एक प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या होता था कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ऐसा आप करके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते थे। तो आपने क्या किया, एक बेसिक कंसेप्ट से आप यहां तक प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करोगे। लेकिन इसके बाद आप क्या करोगे, हर एक अलग अलग वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड में आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, मतलब कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एंड कॉन्टिन्यूअस है। तो इस डिस्क्रीट के अंदर में कई सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे बर्नौली, बाइनोमियल। बाइनोमियल आप पढ़कर आए हो क्लास ट्वेल्थ में, तो लेकिन और भी कई सारे आपको पढ़ने हैं, बर्नौली पढ़ने हैं, बाइनोमियल पढ़ने हैं, पॉइजन पढ़ने हैं, ज्योमेट्रिक पढ़ने हैं, मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं। आपको डिस्क्रीट का अलग पढ़ना है और कॉन्टिन्यूअस का अलग पढ़ना है, तो कम से कम यहाँ पे आपको 10th अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने पड़ेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन से बेसिकली यही होता है कि आप सिंपल क्वेश्चंस को आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूलाज के बेस पे या एक पर्टिकुलर एक कंसेप्ट के बेस पे सॉल्व कर रहे होते हो। यहाँ पे नॉर्मली बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, इसी से हर चीज डिजाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चंस के पैटर्न के लिए एक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया गया है और उसको फिर हम लोग सीख रहे होते हैं। इसके बाद अगर मैं यूनिट नंबर 5 की बात करूं, जो कि लास्ट यूनिट आपका होगा सेमेस्टर वन के लिए, दैट इज यहाँ आपको पढ़ना है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो यहाँ पे नॉर्मली आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ से मतलब यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 तक में किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट के एक ही बार होने का या फिर किसी एक ही एक्सपेरिमेंट के प्रोबेबिलिटी को चेक करने वाले, जैसे मान लेते हैं मैंने बोला क्वाइन टॉस हो रहा है, तो क्वाइन टॉस हो रहा है एक बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, तो आप क्वाइन को टॉस करते टाइम ही उसी का रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। सिमिलरली एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस थ्रो कर रहे हैं 5 बार, 10 बार, 50 बार, तो सिर्फ और सिर्फ डाइस जो थ्रो हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो सिंगल वही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन ज्वाइंट में हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को और डाइस को दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग थ्रो करेंगे एंड टॉस करेंगे, और उसके बाद दोनों के साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं और एक डाइस को 3 बार थ्रो करता हूं, तो मेरे को हेड कितनी बार आएगा, और डाइस में से 1 से लेकर 6 में 2 कितनी बार आएगा। तो मैं 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा, आप ऐसा कह सकते हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट को एक साथ देखूंगा और उसके प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करूंगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओनली आप यूनिट नंबर 1 एंड 2 इसी से अच्छे तरीके से परिचित हो, मतलब इसी को आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था। लेकिन जो क्लास ट्वेल्थ आपने पढ़ा है वो ओनली 10% लेवल है, आपको बहुत ज्यादा टफनेस लेकर आना है। इसके बाद यूनिट नंबर 3, 4, 5 है, ये बिल्कुल नया है और बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे आप इसको अच्छे से नहीं सीखोगे तो आपका सेमेस्टर 2 फिर खराब जाएगा, फिर सेमेस्टर 4 में जो सबसे बढ़िया पेपर इकोनॉमेट्रिक्स आएगा फिर वो भी खराब जाएगा, क्योंकि ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो आपको यूनिट नंबर 3, 4, 5 इनमें बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, और यूनिट नंबर 1 में भी ध्यान देना है, क्योंकि कई सारे प्रॉपर्टीज आप यहाँ से सीखने वाले हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको सेमेस्टर 1 के अंदर में, स्टैट्स के अंदर में ये 5 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें क्या पढ़ोगे एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। इन सभी चीजों को कहाँ से पढ़ना है, तो डीयू ने जो सजेस्टिव रीडिंग दिया है वो है आपका जेएल डी बोर्ड। जेएल डी बोर्ड की एक बुक होती है, ठीक है। इस बुक से आपको बेसिकली ये पूरा का पूरा 5 यूनिट के कंसेप्ट को पढ़ना है। अच्छा, क्या बस इसी बुक से एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं? नहीं, पेपर जो बनता है आपका एग्जाम में वो अलग अलग बुक को फॉलो किया जाता है। एक जेएल डी बोर्ड है,
एक एस सी गुप्ता है, एक मिलर एंड मिलर है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के बुक को फॉलो किया जाता है। तो लेकिन आपका जो डीयू बेसिकली जो आपको एक रीडिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, सजेस्टिव रीडिंग्स प्रोवाइड कर रहा है जहां से आपको पढ़ना है, वो क्या है, जेएल डी बोर्ड है। मतलब जब आप अपने कॉलेज से रीडिंग्स परचेज करोगे तो आपको जेएल डी बोर्ड का ही मिलेगा। तो आपको बेसिकली स्टैट्स के अंदर में ये तो रीडिंग्स फॉलो करनी है। हमारे तरफ से आपको एक बुकलेट दिया जाएगा, जैसे कि जो बच्चे एमएमई की क्लास लिए थे उनको मैंने बताया था, सिमिलरली स्टैट्स में आपको एक बुकलेट दिया जाएगा। इस बुकलेट के अंदर में आपको जेएल डिबोर के सारे क्वेश्चंस, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मिलर एंड मिलर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एससी गुप्ता के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ साथ में आपके एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस वो सब किया गया है। तो आपका पहला फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए बुकलेट अच्छे से सॉल्व करना। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस जेएल डिबोर को सॉल्व करना। मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगा आप इसको स्किप कर देना, आप जेएल डिबोर को भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये आपका नेसेसरी है, ये आपका सफिशियंट है। कहने का मतलब ये कि अगर बुकलेट आप सॉल्व कर ले तो ऑटोमेटिकली आप हर चीज सॉल्व करके बैठ गए हो। बट स्टिल किसी को जेएल डिवोर पढ़ना है क्योंकि एक फॉरेन ऑथर की बुक है, तो आप पढ़ सकते हो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और इसके क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। यस, हमारे पास एक डाउट आया हुआ है। बुकलेट का जो भी लिंक होगा वो मैं ग्रुप में, कॉमन ग्रुप में शेयर करूंगा, पीडीएफ के फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा, और मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो कि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, एंड एप्लीकेशन पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। क्लियर। चलिए, सो मैंने अभी तक में आप लोगों को आपके स्टेट्स के अंदर में आपको क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, सिलेबस आपका क्या है, कहाँ से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, और जनरली मैं आप लोगों को बुकलेट प्रोवाइड करूंगा। तो आपको अलग से रीडिंग्स वगैरह लेने की वैसे नीड नहीं है, बट मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ कि आप मत लेना, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो लेकर रीडिंग्स को भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने एमएमई की क्लास पढ़ी थी तो याद करो, मैंने एमएमई में आप लोग को बताया था कि मैं एमएमई के अंदर में ना हर एक कंसेप्ट को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। मतलब कि चैप्टर वाइज ना जाते हुए मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, कि पहले मैं मान लेते कोई टॉपिक मैंने उठाया, उसके बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाऊंगा। तो ये मेरा एमएमई का पैटर्न था। स्टैट्स में वैसा नहीं होगा, स्टैट्स में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, कहने का मतलब यूनिट वाइज पढ़ेंगे। मैं यूनिट नंबर 1 को पहले स्टार्ट करूंगा, इसको फिर खत्म करूंगा, फिर जाके मैं यूनिट नंबर 2 पे आऊंगा, फिर जाके मैं 3 पे, एंड so on so forth। मतलब एक सीक्वेंस में चलेंगे, क्योंकि इसमें अब मैं ब्लीच नहीं कर सकता, मतलब ऊपर नीचे नहीं कर सकता। और इसका सीक्वेंस पहले से मतलब सही है, ऐसा नहीं है कि यूनिट नंबर 1 का कुछ टॉपिक यहाँ है तो कुछ टॉपिक यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होकर इसी में अपना खत्म हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ूंगा या सिर्फ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आपके कॉलेज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं जो कि मैंने एमएमई की क्लास में बता दिया था, कि मान लेते हैं मैं यूनिट नंबर 1 अपने स्पीड से पढ़ाऊंगा, मतलब आराम आराम से अच्छे तरीके से। हो सकता है आपके कॉलेज में यूनिट नंबर 1 स्टार्ट भी हो जाए और खत्म भी हो जाए, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो जाए फिर, और मान लेते हैं यूनिट नंबर 2 की टेस्ट आ जाए, इंटरनल असेसमेंट आ जाए। तो ऑन दैट टाइम जो बच्चे स्टैट्स में रजिस्टर्ड होंगे उसके लिए जो भी यूनिट की आपके कॉलेज में टेस्ट होंगी, इंटरनल असेसमेंट होगी, उन सब की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्योंकि पिछले 6 साल से 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास पहले से पास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आप आराम से, कि मान लेते हैं अगर मैं अभी लाइव क्लास में यूनिट नंबर 1 ही पढ़ा रहा हूँ और आपके कॉलेज में यूनिट नंबर 2 का टेस्ट है, तो आप इसके रिगार्डिंग वीडियो मेरे से टेक्स्ट करके मांग सकते हो, मैं एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। मतलब मेरे तरफ से ये एक पर्टिकुलर आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप अपने इंटरनल असेसमेंट को बिल्कुल भी मिस मत करना किसी भी वजह से। कहने का मतलब ये है, इस पेपर का भी आपका टोटल 160 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके कि 90 मार्क्स का होगा एक्सटर्नल, जो कि आप लास्ट में पेपर दोगे दिसंबर के टाइम पे, और 70 मार्क्स का होगा आपका इंटरनल, जो कि आपके कॉलेज में टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे डिसाइड किया जाता है। तो आपको ये 70 मार्क्स पे भी अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि अगर ये 70 मार्क्स आपका मिस हो जाता है तो ओवरऑल जो सीजीपी आपका बनेगा सेमेस्टर 1 का, वो एकदम खराब रहेगा। मतलब अगर आप इसमें मान लेते 70 में कुछ स्कोर नहीं करते और यहाँ 90 में 90 ले आते हो, तब भी आपका सीजीपीए 50% पे आ जाएगा। इसलिए आपको इस 70 में जितना आप स्कोर कर सको उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ये एक तरीके से मैं सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। एमएमई की क्लास में मैंने बताया था, आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी आप कॉलेज में एंटर हुए हो ना, तो शुरुआत के 2 महीने 3 महीने आपको कई सारी चीजें मिलेंगी जहां पे आपका ध्यान भटकेगा, कई सारे अलग अलग नए दोस्त बनेंगे, अलग अलग ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे। तो हो सकता है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मिस कर जाते हैं क्लास के वर्क को, तो क्लास के वर्क को मिस मत करना, खास करके वो वर्क जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट से जुड़ा हुआ है। यस, यहां तक में किसी को डाउट ही नहीं बन। कोई है जिसको यहां तक में कुछ पूछना हो? चलिए, अगर यहां तक में कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट हुआ तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हो।
तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और आने वाले 4-5 क्लास यूनिट नंबर 1 ही चलेगा, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, चैप्टर 1 का टेस्ट है। ठीक है, मैं विवेक मैं देखता हूँ चैप्टर नंबर 1 में, और उसके बाद में अपलोड कर दूंगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे भी से। आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर लीजिएगा रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूँ। चलिए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी स्टैट्स का यूनिट नंबर 1। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे जो भी क्लास में हम लोग कर रहे हैं, इसका एक पर्टिकुलर हर एक क्लास के बाद में पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप पे। तो आपको अगर आप नोट करने में रुक भी जाते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप पीछे रह जाते हो, तो आप टेंशन मत लेना, आपको पूरा प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। ओके। चलिए। अब यूनिट नंबर 1 जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और सिंस हम लोग स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक बेसिक डेफिनेशन से कि स्टैट्स का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम लोग स्टैट्स में कर क्या रहे होते हैं। अगर मैं एक बहुत जनरल वे में आपको बताऊं, तो आप यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करते हो, मतलब कि कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके बाद आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसके बाद आप डेटा को समराइज करते हो, दैट इज समराइजेशन ऑफ डेटा। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब समझते हैं इसको बारी बारी से। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो अभी ना, डेटा कलेक्ट करना आपको नहीं सिखाया जा रहा है। डेटा कलेक्ट करना आप बाद में, मतलब फील्ड वर्क का काम होता है। जिस भी फील्ड में हम अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करना चाहते हैं, उस फील्ड में जो डेटा है, उस डेटा को हम लोग फील्ड वर्क से कलेक्ट करते हैं, मतलब डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। ओके। आप सबसे पहले क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो। अभी जनरली क्या होगा, अभी जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, तो सेमेस्टर 3 तक आपके पास पहले से बुक में डेटा गिवन है, पहले से क्वेश्चन में डेटा गिवन है, कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है। तो आपके पास एक डेटा अवेलेबल होता है, या फिर डेटा को आप फील्ड वर्क से कलेक्ट करते हो। अब जैसे ही आपके पास डेटा आ चुका है, आप इसी डेटा को आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। तो अब यहां से काम आपका स्टार्ट हुआ। अब चीजें देखो कैसे करते हैं हम लोग। कहता डेटा आपके पास आ गया, आप उस डेटा को आप ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइज का बेसिकली ये मतलब है, जैसे लेट सपोज कुछ साल पहले हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया हुआ था, कोविड आया हुआ था। तो मान लेते हैं मेरे पास ना कोविड के करस्पॉन्ड में कुछ डेटा आया कि कितने लोग जो है एक तरीके से कोरोना से इफेक्टेड थे। तो लेकिन मैंने ना उसको कुछ ऑर्गेनाइज किया। कैसे ऑर्गेनाइज किया, मैंने इस कोविड के डेटा को स्टेज में कन्वर्ट कर दिया, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। मतलब कि कितने लोग, जैसे मान लेते हैं इंडिया में जितने लोगों को कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, उसमें से स्टेज 1 पे कितने थे, स्टेज 2 पे कितने थे, एंड स्टेज 3 पे कितने थे। इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। यहाँ पे मान लेते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कुछ इस तरीकों को रिप्रेजेंट करता है कि जिसको जल्द, मतलब तुरंत कोरोना हुआ है, मतलब एक सिंपल स्टेज में, उसको मैंने स्टेज 1 कह दिया। जिनको कोरोना होने के बाद तबियत थोड़ी ज्यादा खराब हो चुकी है, उसको मैंने स्टेज 2 में डाल दिया। और जो बहुत ही लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, जिनका मतलब एक तरीके से बहुत ही सीरियस ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको मैंने स्टेज 3 में एक तरीके से कंसिडर कर लिया। तो मेरे पास जितने भी लोगों को कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, उसका डेटा मिला, और उसको मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया, सो डैट कि मैं इसको अच्छे तरीके से बाद में एक्सप्लेन कर सकूं, जो भी मेरे पास डिमांड होगा, मतलब इसके कॉरस्पॉन्ड जो भी डिमांडिंग डेटा होगा। वो आप इसको ऐसे समझ लो, मान लेते हैं कि आपने एक स्कूल से मार्क्स लिया। मान लेते हैं आपने क्लास 10th का मार्क्स को कलेक्ट किया। मार्क्स कुछ इस तरीके से भी आप कलेक्ट कर सकते हो कि मान लेते हैं कोई ए नाम का बच्चा को 2 नंबर आया है, किसी बी को 2 नंबर आया है, किसी सी नाम के स्टूडेंट को 2 नंबर आया है, किसी डी नाम के स्टूडेंट को 4 नंबर आया है, किसी ई नाम को 4 नंबर आया है, एफ नाम के बच्चे को मान लेते हैं 6 नंबर आया है। कुछ इस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। इसी चीज को आप ऑर्गेनाइज ऐसे भी कर सकते हो कि मान लेते हैं ये मार्क्स है आपका, और आपने लिखा 2, 4, 6, और यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी डाल दी कि टोटल क्लास के अंदर में 3 बच्चे ऐसे थे जिनको 2 नंबर आए हैं, 2 बच्चे ऐसे थे जिनको 4 नंबर आए हैं, एक बच्चे ऐसे थे जिनको 6 नंबर आए हैं। तो आपने सेम डेटा को एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करना। और डेटा जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जहां पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो डेटा मेरे पास था, उस डेटा को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। अब जैसे डेटा को ऑर्गेनाइज आप कर लेते हो, तो आप उसको समराइज करते हो। समराइज का बेसिकली मतलब होता है कि आप उस डेटा पे आप अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके उस डेटा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, विद द हेल्प ऑफ मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डिसाइल, ये सब जो निकाल रहे हो सिंगल फिगर, दैट इज समराइजेशन ऑफ डेटा। कि मैंने क्या किया, एक पूरे डेटा को एक सिंगल फिगर में समराइज किया हुआ है। क्लियर।
अब जो मैंने ये समराइज कर दिया, अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, तो विद दी हेल्प ऑफ टेबल कर सकते हो, विद दी हेल्प ऑफ पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, और भी कई सारे डायग्राम्स होते हैं, ओजाइव कर्व होता है, स्केटर डायग्राम होता है, कई सारे डायग्राम्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल डायग्राम। तो उस डायग्राम को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब हम लोग फॉलो करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्टैट्स। कि डेटा को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, देन समराइज कर रहा हूँ, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो मेनली आपको यही चीजें सीखनी है आपके सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के अंदर में। क्लियर है यहाँ तक में? किसी को डाउट, एनीवन? अच्छा, कोई डाउट हो, अगर मैं चैट बॉक्स में नहीं पढ़ पाता हूँ तो प्लीज आप जो है एक तरीके से मुझे हैंड रेज करके पूछ सकते हो। चलिए, आई होप यहाँ तक में कोई आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब डाउट नहीं है ना, तो अब स्टैट्स भी ना दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, और एक आपका होता है दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। और आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। जनरली हम लोग सेमेस्टर 1 में डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, और सेमेस्टर 2 में आप इन्फ्रेंशियल के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। कोई ऐसा है आप में से जिनको पता हो कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में क्या डिफरेंस है? एनीवन? एक सिंपल डिफरेंस अगर आपको आइडिया हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल, आप अपनी लैंग्वेज में भी सिंपल तरीके से बता सकते कैन आई टेल? हैं। यस, बिल्कुल श्योर, बताइए। यस। डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स का जो डेटा होता है वो पॉपुलेशन का होता है, एंड इन्फ्रेंशियल स्टार्ट्स का जो होता है वो उसको होता है सैंपल का। सैंपल का। ओके, सैंपल का होता है। अच्छा, ये तो डेटा आपने बता दिया, लेकिन एक्चुअली में है क्या, हम कर क्या रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में? डेटा जो यूज कर रहे हो वो आपने करेक्ट बता दिया, लेकिन एक्चुअली में कर क्या रहे हो? ये तो डेटा की बात है। और कोई ट्राई करना चाहेगा, एनीवन? डिस्क्रिप्टिव में ग्राफिकल मेजर से करते हैं रिप्रेजेंट शायद। ग्राफिकल से, ये कहना चाहेंगे? ग्राफिकल मेजर से। ओके, नहीं, ये थोड़ा सा नहीं है, और थोड़ा कुछ ट्राई, और कोई ट्राई करना चाहेगा? So maybe I guess it descriptive हम्म, statistics is basically using statistical tools to draw some conclusion from a population to a sample for a sample using probabilitical tools, etc. But for inferential stats, we move from sample to a population. ओके, सो आप क्लोजली सही हो, आपने एग्जैक्ट बताया, बट थोड़ा सा मिस है, आपको मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा विवेक का जो है एक तरीके से मतलब, जो डिफरेंस मैं पूछ रहा हूँ तो वो थोड़ा सा मैच कर रहा है, बट उसमें क्या एरर है और क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको समझाऊँ ध्यान से। मान लेते हैं मैंने ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में मैं कोई रिजल्ट निकालना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर फील्ड में एक पॉपुलेशन, मतलब पूरे उस फील्ड में जितना डेटा अवेलेबल था, जिस भी फील्ड में बेसिकली मैं ये काम करना चाहता हूँ, उस फील्ड में जितना डेटा अवेलेबल था उसको मैंने कंसिडर किया। इस डेटा को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेटा। जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, उस फील्ड के आप जब पूरे डेटा को कंसिडर करते हो तो इसको बोलते हैं लोग पॉपुलेशन डेटा। अब मैंने क्या किया, इस पॉपुलेशन डेटा को कंसिडर किया। अब इसी डेटा पे मैंने स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज किया, और इसको एक सिंगल फिगर से समराइज कर दिया। अब ये सिंगल फिगर कुछ भी हो सकता है, मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने इस पूरे पॉपुलेशन डेटा को यूज किया। यूज करने के बाद इसको एक सिंगल फिगर से मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया या समराइज कर दिया। इस टाइप के स्टैट्स को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, जहां पे आपने डेटा, पूरे पॉपुलेशन डेटा को यूज करके आपने कोई रिजल्ट बताया है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। अब बात करते हैं इन्फ्रेंशियल क्या कहता है। कहता है सेम, मान लेते हैं मैं इसी फील्ड में काम करना चाहता हूं और मेरे पास ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन डेटा है, लेकिन मैं ना इस पूरे पॉपुलेशन डेटा को कंसिडर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, या मान लेते मैं करूंगा तो कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक सैंपल ले लिया। मान लेते एक सैंपल मैंने लिया, ये सैंपल मैंने इस तरीके से निकाल लिया, तो मैंने इस पूरे पॉपुलेशन डेटा में से एक सैंपल डेटा मैंने इसमें से निकाल लिया। अब मैं इस सैंपल डेटा में क्या कर रहा हूं, एक स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके इससे एक सिंगल फिगर निकाल रहा हूं। कोई भी, चाहे वो मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी हो सकता है, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है।
तो मैंने एक पॉपुलेशन से एक सैंपल निकाला और इस सैंपल डेटा पे स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके एक रिजल्ट निकाला, और ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है, इसी पर्टिकुलर रिजल्ट से मैंने इस पॉपुलेशन को एक तरीके से इन्फ्रेंस किया। इन्फ्रेंस मतलब मैं प्रिडिक्ट करने की बात कर रहा हूँ, फोरकास्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इस पूरे पॉपुलेशन से एक सैंपल निकाला था, इस सैंपल पे स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किया, और इससे जो मेरे पास रिजल्ट आया, इसी रिजल्ट से मैं इस पूरे पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, और यू कैन से इन्फ्रेंस कर रहा हूँ। इस टाइप के स्टैट्स को हम लोग कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। तो जनरली डिस्क्रिप्टिव में मैं पूरे पॉपुलेशन को कंसीडर करते हुए पॉपुलेशन को बताता हूँ, लेकिन इन्फ्रेंशियल में मैं पॉपुलेशन से कुछ सैंपल लेता हूँ, सैंपल पे काम करता हूँ, और जो काम करके सैंपल का जो रिजल्ट आया है, इसी से पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर रहा होता हूँ, फोरकास्ट कर रहा होता हूँ। दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? एनीवन? कोई है ऐसा? सर एक बार डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स रिपीट कर दो। ओके, सो मैं दोबारा से करता हूँ, मैं लिख देता हूँ। इट डिस्क्राइब द population data in terms of न्यूमेरिकल टर्म्स या न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब दो एक सिंगल फिगर आएगा, या फिर टेबल, या फिर कोई ग्राफिकल डायग्राम, या फिर एक तरीके से डायग्राम। सो मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि आपने क्या किया, पॉपुलेशन डेटा को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, पूरे पॉपुलेशन डेटा को यूज करते हुए एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, टेबल में, डायग्राम में। सो मेनली आप जिस फील्ड में बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके अपना कोई रिजल्ट निकालना चाहते हो, उस फील्ड के पूरे पॉपुलेशन डेटा को आपने यूज किया और उसको एक न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया एक सिंगल फिगर में। क्लियर? यस सर। अब आते हैं इन्फ्रेंस में। ये क्या कहता है? ये कहता है इट इज यूज टू मैक एन इट इज यूज टू मैक एन इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस को यहाँ पे हम लोग एक तरीके से प्रिडिक्ट बोलेंगे, और यू कैन से फोरकास्ट बोल सकते हैं। इट इज यूज टू मैक एन इन्फ्रेंस या प्रिडिक्ट ऑफ पॉपुलेशन डेटा बाय यूजिंग सैंपल डेटा। बाय यूजिंग सैंपल डेटा, तो कहने का मतलब ये क्या कहना चाहता है कि आप अपने पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर रहे हो, किसको लेकर? सैंपल के हेल्प से। इस टाइप के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टेप्स। क्लियर है? कोई डाउट एनीवन यहां तक में? चलिए, अगर यहां तक में कोई डाउट नहीं है तो मैंने यहाँ पे अभी ना दो वर्ड यूज किया। एक तो यूज किया पॉपुलेशन का वर्ड, और एक मैंने यूज किया सैंपल का वर्ड। और जनरली मैंने इन दोनों का मतलब बता भी दिया, बट स्टिल मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन मतलब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा। जब हम लोग स्टैट्स के अंदर में पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि मैं जिस भी फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, या जिस भी फील्ड में मैं कोई रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, उस फील्ड में जितने भी डेटा अवेलेबल होंगे, जैसे लेटर सपोज मैं इस बार 2026 में क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड में जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रहा है, उसकी मैं कुछ रिजल्ट निकालना चाहता हूँ। तो क्लास 12th में ऑल ओवर इंडिया के अंदर में सीबीएसई में जितने बच्चों ने पेपर दिया था, जो जितने बच्चों ने बेसिकली पेपर के लिए अपेयर हुए थे, उन सब बच्चों को जब मैं कंसिडर करूंगा तो उसको मैं कहूंगा पॉपुलेशन है वो मेरे बेसिकली वर्क का पॉपुलेशन है। लेकिन वहीं पे मैं क्या करूंगा कि अगर मैं क्लास 12th के सीबीएसई वाले बच्चों का मैं किसी पर्टिकुलर चीज में रिजल्ट निकालना चाहता हूं, लेकिन मैंने उसके लिए क्या किया, एक मान लेते हैं दिल्ली स्टेट का एक पर्टिकुलर डेटा ले लिया, मतलब दिल्ली में जितने बच्चे थे क्लास 12th के, मैंने बस उतने बच्चे को उठाकर वो चेक किया। तो मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन का यूज नहीं किया है, मैंने एक सैंपल का यूज किया है। तो सैंपल एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो, इट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में बोलोगे तो मतलब पॉपुलेशन का पार्ट होता है। ओवरऑल पॉपुलेशन में से एक हिस्सा आप निकालते हो, एक छोटा सा पार्ट निकालते हो, जिसको आप कहते हो सैंपल। तो पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, किसी को डाउट एनीवन? यहां तक क्लियर है? चलिए, अगर यहां तक क्लियर है
तो अब जो आपका जो पूरा सिलेबस डिसाइड किया गया है ना या डिजाइन किया गया है, तो वो कुछ इस तरीके से है कि सेमेस्टर वन में ना आप जनरली पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो जब तक एग्जामिनर आपको सेमेस्टर वन में सैंपल वर्ड लिख कर ना दे या कोई इंफॉर्मेशन ना दे, तब तक आप अपने क्वेश्चन को पॉपुलेशन के तरह ही ट्रीट करोगे। सिमिलरली फिर सेमेस्टर टू में क्या होता है कि आप सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, तो ऑन दैट टाइम यही चीज रिवर्स हो जाता है कि वहां पे फिर आपको सैंपल लेके चलना होता है। तो अभी सेमेस्टर वन की मैं बात करता हूँ सिंपली। तो सेमेस्टर वन में जब तक एग्जामिनर आपको सैंपल का वर्ड यूज ना करे या इसके रिगार्डिंग कोई आपको इन्फॉर्मेशन ना दे जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, तब तक आपको मान के चलना कि आपको अपने क्वेश्चन में पॉपुलेशन का काम ही करना है। यहाँ तक क्लियर है? सेमेस्टर वन पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है, सेमेस्टर टू सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया है। सेमेस्टर वन में हम लोग पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टूल्स को सीखेंगे। सेमेस्टर टू में हम लोग सैंपल को यूज करके इसी पॉपुलेशन को फोरकास्ट करेंगे। तो इस तरीके से पैटर्न है आपके पूरे सेट्स का। तो आई होप आप लोग को इस समझ में आ गया होगा। एंड पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहले जो हमारा समराइजेशन ऑफ डेटा होता है उसमें से हम लोग सबसे पहले मीन के बारे में सीख रहे हैं। मतलब समराइजिंग ऑफ डेटा में हम लोग हर चीज सीखेंगे, मीन सीखेंगे, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, अलग अलग तरीके से हम लोग डेटा को समराइज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग मीन के बारे में सीखेंगे, अर्थमेटिक मीन और सैंपल मीन में कह सकता हूँ, जिसको कि आप कहते थे एवरेज निकालना, एक सिंगल फिगर जो पूरे डेटा को एक्सप्लेन करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ मीन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैंपल मीन, जिसको कि हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब होता है कि आप पूरे डेटा को एक सिंगल फिगर में रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक एवरेज में रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेरे पास अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए थे, मैंने इसका एवरेज निकाल कर लिख दिया कि मेरे को मान लेते हैं 98% आया है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ओवरऑल मेरे को हर एक पेपर में 98 के आसपास आया होगा। तो आप पूरे डेटा को जब एक सिंगल फिगर में एक्सप्रेस करते हो, उसी को हम लोग कहते हैं सैंपल मीन। क्लियर है? दिस इज द मीनिंग बेसिकली। ठीक है? अब इस सैंपल मीन को निकालने के लिए, मतलब अलग अलग डेटा से मीन निकालने के लिए आपने कई सारे मेथड सीखे होंगे। थोड़ा सा हम लोग अभी ना एकेडमिक लेवल को रिकॉल करेंगे, देखते हो सकता है आपको आता भी हो, याद भी हो, और कुछ चीजें आप भूल भी चुके हो। तो भूल चुके होगे तो हो सकता है कि आप आगे की चीज समझ नहीं पाओगे। और कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि आपको 4-5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि आपने एकेडमिक में पढ़ा था। तो थोड़ा सा हम लोग सैंपल मीन जो हम लोगों ने सीखा था एकेडमिक लेवल पे, उसको रिकॉल करते हैं, मतलब एक तरीके से फास्टली में। अगर आपको याद हो तो सैंपल मीन निकालने का आपने 3 डिफरेंट अलग अलग मेथड पढ़ा था, याद है? एक मेथड था आपका डायरेक्ट मेथड, एक मेथड था आपके पास दैट इज अज्यूम मीन मेथड, और एक तीसरा मेथड था आपके पास दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। हो सकता है आई होप आप में से कईयों को याद होगा और कईयों ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें से हो सकता कुछ भी याद नहीं है। डायरेक्ट तो आई थिंक याद होना चाहिए, बाकी जो याद होना चाहिए आप पढ़कर आए हो, बट कोई बात नहीं, रिकॉल करो। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन होता है, डेटा होता है, वो भी अलग अलग तरीके से होता है, 3 डिफरेंट तरीके से। एक तो डेटा होता है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में, एक डेटा हमारे पास होता है डेट इज डिस्क्रीट सीरीज में, और एक डेटा होता है हमारे पास डेट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो मैं मेरे पास ना ये 3 डिफरेंट अलग अलग तरीके से डेटा हो सकता है, और इन तीनों डिफरेंट अलग अलग डेटा को मैं इन 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, मीन निकाल सकता हूँ। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आपको इन्हीं में से कोई एक टाइप का डेटा और कोई एक मेथड बोल देता है यूज करके मीन निकालने के लिए, जो कि बहुत सिंपल है, आपने एकेडमिक में सीखा है, बट बच्चे उसको भूल जाते हैं, तो एक सिंपल क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिस कर जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग फास्टली रिकॉल करते हैं कि अलग अलग सीरीज के डेटा कैसा होता है और इसको अलग अलग मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, जनरली ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है, ये बस कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए यूज होता है, मतलब हम लोग बस कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाले डेटा में स्टेप डेविएशन लगाते हैं। बाकी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस में ये दोनों मेथड हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं। ध्यान से देखो मैं कैसे इसको आप लोगों को समझाता हूँ, मैं अच्छे तरीके से बना देता हूँ तो आपके लिए एक नोट अच्छा बन सके। ओके, सो मैं लिख रहा हूं, मान लेते हैं मेरे पास है यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज, अब मेरे पास यहाँ पे है डिस्क्रीट सीरीज, और मेरे पास
नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, अब ध्यान से देखो इंडिविजुअल सीरीज कैसे होता है। मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वेशन है एक्स, ये मार्क्स से कुछ भी है तो कुछ इस तरीके से दे रखा है मार्क्स आपको, डेट इज 9, 8, 7, 5, 1, कुछ इस तरीके से। जो 5 ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से आपको दे रखा है। बोला गया अब ये डेटा अवेलेबल है, बोला इसका मीन निकालने के लिए। तो जब भी आपको इस फॉर्म में डेटा बस गिवन हो, इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, मान लीजिए सेम क्या था, मार्क्स था स्टूडेंट का, तो कुछ इस तरीके से मार्क्स था, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन साथ में आपको दिया रखा था फ्रीक्वेंसी कि 2 नंबर कितने बच्चों को आया है, दैट इज 9 बच्चे को। 4 नंबर कितने बच्चे को आया है, मान लेते हैं 8 बच्चे को। सिमिलरली 7, 5, 1। तो कहने का मतलब ये मार्क्स है, और ये मार्क्स कितने कितने बच्चे को आया है उसको आपने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। इस टाइप में जब भी आपके पास मार्क्स मतलब डेटा और डेटा के होने की फ्रीक्वेंसी ये गिवन हो, तो इस टाइप के हम लोग डेटा को कहते हैं दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा, क्लास इंटरवल के फॉर्म में, कि 0 से लेकर 10 मार्क्स कितने बच्चे को आया है, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, एंड 40 से लेकर 50। इसके कॉरस्पॉन्ड में फ्रीक्वेंसी होता है, मान लेते हैं 9, 8, 7, 5, 1, कुछ इस फॉर्म में। कि ये बेसिकली मार्क्स का क्लास इंटरवल है, और 0 से लेकर 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, तो 9 है। 10 से 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, तो 8 है। इस टाइप से जब डेटा आपके पास गिवन हो तो इस डेटा को लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। किसी को डाउट है कि इंडिविजुअल सीरीज डेटा कैसा होता है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस में? सभी को क्लियर यहां तक? चलिए, अगर सभी को क्लियर है तो सबसे पहले सीखते हैं कि हम लोग इन तीनों सीरीज के डेटा को डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन निकाल सकते हैं इसका। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में देखते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में इस टाइप के बेसिकली डेटा से जो हम लोग डायरेक्ट मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, वो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज दिस, एक्स बार, जिसको कि मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। जहां पे ये जो समेशन ऑफ एक्स है ये आपके ऑब्जर्वेशन का टोटल है, डिवाइड बाय जो एन है दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो कहने का मतलब समेशन ऑफ एक्स इन सबको ऐड करके निकलेगा, जो कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, 9, 8, 17, 5, 22, 7, 29, 31, ये 30 आ जाएगा। तो समेशन ऑफ एक्स आपका 30 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। तो 30 डिवाइड बाय 5 मेरे पास 6, तो ये 6 मेरे पास मीन आ गया, मतलब कि इस डेटा का एवरेज आ गया। तो दिस इज दी बेसिकली मेथड ऑफ डायरेक्ट मेथड सॉल्विंग इंडिविजुअल सीरीज। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरे पास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होता है उससे सबसे पहले एक नया टर्म निकालते हैं दैट इज एफ एक्स। मेरे पास एक डाउट आया हुआ है किसी का कि, हाँ बिल्कुल, मैं इसके ग्रुप में भेज दूंगा पीडीएफ का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रीट में हम लोग मीन निकालने के लिए बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एक एफ एक्स अलग से कॉलम लेके आएंगे। एफ एक्स कैसे आएगा, तो फ्रीक्वेंसी एंड इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो मैं फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा। 9 इंटू में 2 दैट इज 18, 8 इंटू में 4 दैट इज 34, 7 इंटू में 6 दैट इज 42, 8 5 जब 40 एंड 10, कुछ इस तरीके से मैं निकालूंगा। अब जाके मैं क्या करूंगा, इस एफ एक्स का समेशन और इस फ्रीक्वेंसी का समेशन ये निकाल लूंगा। और यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। तो ऊपर वाला जो समेशन ऑफ एफ एक्स है वो ये वाला टर्म है, नीचे वाला जो है वो ये वाला टर्म है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सिमिलरली जब मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जाऊंगा तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्स, और ये एक्स क्या है, दिस इज नथिंग बट अ मिड वैल्यू। अब ये मिड वैल्यू कैसे निकलता है, तो मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास क्लास इंटरवल है इसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, मतलब इस वाले को अपर लिमिट कहते हैं, इस वाले को लोअर लिमिट कहते हैं। तो अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इस तरीके से मिड वैल्यू आता है। तो 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो पहले का मिड वैल्यू आएगा 5। सेकेंड वाले क्लास इंटरवल का 20 प्लस 10 30 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 15। तीसरे वाले का 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 25। उसके बाद आ जाएगा 35, इसके बाद आ जाएगा 45। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मिड वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, एक डाउट आई थिंक आया हुआ है। डिवोर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंडिविजुअल दे रखा है, बट आपको हर एक मेथड आना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपके पास कोई भी सीरीज और कोई भी मेथड पूछ सकता है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो।
और आगे चल के भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखना कुछ क्वेश्चंस में आपका अलग अलग मेथड यूज होने वाला है और अलग अलग सीरीज के क्रॉसपॉन्ड में। तो किस मैंने आपको जैसे क्या बताया था कि डी बोर्ड आप पढ़ रहे हो, बट एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो अलग अलग बुक को पैटर्न को फॉलो करके आ सकता है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को पढ़ाना है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो इट मीन्स कि मैं आपको आपके एग्जाम में किस तरीके से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो वो भी आपको होना चाहिए। जो सीख रहे हो कंसेप्ट को सीखना ही है, साथ में एग्जाम के लिए क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए वो भी करके चलोगे, तब जाके एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट आ पाए। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में थे। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक मिड वैल्यू निकालते हैं। अब मिड वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, कहने का मतलब इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करके एक एफ एक्स निकाल लेंगे। दैट इज 9 इंटू में 5 45, फिर 15 इंटू में 8, 7 इंटू में 25, इसको करके एफ एक्स निकाल लेंगे। और जैसे मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, एक तरीके से मीन आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को अलग अलग सीरीज में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट मेथड को यूज करके कैसे मीन निकालते हैं ये आपने अच्छे तरीके से रिकॉल कर लिया है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, एनीवन? हिति मैं बुकलेट के क्वेश्चंस जो है मतलब अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में भी दे दूंगा आप लोगों को अभी डायरेक्टली, और ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक में अपलोड कर दूंगा। तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो किसी डायरेक्ट मेथड में किसी को डाउट, एनीवन कोई है जिसको कुछ पूछना हो? सर अगर क्लास हम्म, इंटरवल हमारा कंटिन्यूस नहीं है, जैसे कि 0 to 9 हो एंड फिर हाँ, 10 to तो उस टाइप में 19 उसको हम हो लोग ऐसा। कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको कराया जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वेट करना, चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, ये बेसिकली मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपके एकेडमिक लेवल। ओके, उस टाइम पे हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे मैं आप लोग समझा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड सीखते हैं, दैट इज अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड। अब अगेन मेरे पास डेटा कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं एक है 9 8 7 5 1, तो मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज है। अगर मेरे पास डेटा कुछ इस तरीके से है 2 4 6 8 10, इसकी क्रॉस फ्रीक्वेंसी है दैट इज लेट अस सपोज 9 8 7 5 1, तो ये मेरा डिस्क्रीट सीरीज है। अगर मेरा डेटा कुछ इस तरीके से क्लास इंटरवल के फॉर्म में 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, और इसी क्रॉस फ्रीक्वेंसी है 9 8 7 5 1, तो ये मेरा एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। अब अज्यूम इन मेथड से हम लोग डिस्क्रीट और क्या कहते हैं, सॉरी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अज्यूम इन मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, किसी एक नंबर को अज्यूम कर लो। कोई भी एक नंबर को, वो एक नंबर या तो आपके डेटा में से होगा या तो आप डेटा के बाहर से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया वो नंबर, लेट अस सपोज 8, मैंने लिखा यहाँ पे ए, दैट इज अज्यूम नंबर इज 8। ओके, अब ये जो मैंने अज्यूम किया है ना नंबर, अभी तो मैंने डेटा में से किया है। ये आप कुछ भी कर सकते हो अपने मन से, 200 500 1000 कहीं से कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप डेटा से ही करो, कहीं से भी कर सकते हो। तो एक नंबर को आप मतलब अज्यूम कर लो। तो मैंने अभी डेटा से अज्यूम कर लिया नंबर एक 8। अब जैसे आपने एक नंबर को अज्यूम किया तो अब एक क्या करो, आप एक डी निकालो, डी कॉल्ड डेविएशन। वो कैसे निकलेगा, तो जो गिवन आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसमें से आप अपने अज्यूम नंबर को माइनस कर दो। जैसे कि पहला है 9 माइनस में 8, ये आ जाएगा 1, 8 माइनस में 8 0, 7 माइनस में 8 -1, 5 माइनस में 8 -3, 1 माइनस में 8 -7। तो आपने क्या किया, एक डेविएशन निकाला बाय यूजिंग योर अज्यूम नंबर। और जैसे आपने डेविएशन निकाल लिया, अब जाके आप क्या करो, इस डेविएशन का टोटल कर लो। टोटल जब करोगे तो ये आपके पास 7 3 10, एक तरीके से -10 आ जाएगा। अब जाके जो मीन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक्स बार का, वो होता है ए प्लस में समेशन ऑफ डी अपॉन में एन। अब मेरे पास अज्यूम नंबर क्या है 8, समेशन ऑफ डी क्या आया है -10, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड बाय 5। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर आपके पास डेटा सेम है, जैसे यहाँ पे x 98751 था, यहाँ पे भी 98751 था, अगर आपके पास डेटा सेम है तो आप कोई भी मेथड को यूज करो, जो आपका फाइनल आंसर होगा वो सेम ही होगा, जो उसका बेसिकली आंसर मीन आएगा वो सेम ही आएगा। बस मेथड हम लोग इसलिए अलग अलग यूज करते हैं कि कई बार हो सकता है कि कोई मेथड यूज करने में ज्यादा इजी हो, या कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको मेथड पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड में यहाँ पे कंसेप्ट को यूज किया गया है। That's it.
चलिए, अब जब इंडिविजुअल सीरीज को कैसे करेंगे वो समझ में आ गया, तो अब हम लोग आते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर को अज्यूम करना है। मैंने क्या किया, इस डेटा में से किसी एक नंबर को मैं अज्यूम कर लेता हूँ। मान लेते हैं मैंने इस 4 को अज्यूम कर लिया। आप नंबर बाहर से भी कर सकते हो। जैसे आप अज्यूम करोगे तो आप फिर अगेन डी निकालो, टेंड्स फॉर डेविएशन, दैट इज एक्स माइनस ए होगा। तो 2 माइनस में 4 -2, 4 माइनस में 4 0, 6 माइनस में 4 2, 8 माइनस में 4 4, 10 माइनस में 4 6। तो आपके पास एक डी आ गया। डी आने के बाद जो आपका ये सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला है, मतलब दिस इज योर सेकंड कॉलम, मैथमेटिकल टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ, एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम। इन दोनों को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एफ इंटू में डी निकाल लो। जैसे 9 इंटू में -2 -18 आएगा, इस तरीके से आप एफ इंटू में डी निकाल लो। और जैसे ही आप निकाल लेते हो तो यहाँ पे जो आपके पास मीन का फॉर्मूला होता है, समय एक्स बार इज इक्वल टू दैट इज ए प्लस में समेशन ऑफ एफ इंटू में डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ। जहां पे समेशन ऑफ एफ इंटू में डी इसको टोटल करके आएगा, और समेशन ऑफ एफ आपको इसको टोटल करके आएगा। तो ये कर लोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास एक आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कॉन्टिन्यूअस में आऊं तो कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं एक मिड वैल्यू निकालूंगा एक्स। वो कैसे निकलेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5, 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15। सिमिलरली ये 25, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 45। फिर जाके एक नंबर क्या करो, आप अज्यूम कर लो ए, जो कि क्या होगा, या तो इस एक्स में से कोई एक नंबर कर सकते हो या अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। तो मान लेते हैं मैंने इसी में से एक अज्यूम कर लिया 15 को, तो ए इक्वल टू 15। तो आप क्या करो, यहाँ भी आप डी निकालो, डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन। और ये डेविएशन कैसे होगा, एक्स माइनस मतलब मिड वैल्यू वाला एक्स माइनस में डेट ए, मतलब कि 5 माइनस में 15 विच इज नथिंग बट अ -10। ओके, सो 15 माइनस में 15 0, 25 माइनस में 15 10। इस तरीके से आप डी निकाल लोगे। एंड इसका अगेन जो मीन का फॉर्मूला होगा, एक्स बार इज इक्वल टू दैट इज ए प्लस में समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ। जहां पे समेशन ऑफ एफ डी आपका कहां से आएगा, अच्छा सॉरी, एक एफ डी हम लोग निकाले ना, इसमें एक और कॉलम आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज एफ डी करके। तो आई थिंक मैंने ये मिस कर दिया। डी निकालने के बाद एक आपको एफ इंटू में डी निकालना है, मतलब कि सेकेंड कॉलम एंड ये वाला फोर्थ कॉलम, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 इंटू में -10 दैट इज -90, 8 इंटू में 0 0, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये आपके पास एफ डी आएगा, ये आपके पास एफ आएगा। इन दोनों का जो सम आएगा उसको यूज करते हुए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला पे पुट करोगे और आपके पास एक आंसर आ जाएगा। दिस इज योर मीन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट एनीवन? ओके, चलो अगर क्लियर है तो आप तीसरा मेथड सीखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। इसको रिकॉल करते हैं, जनरली कॉन्टिन्यूअस में काम आता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के कॉरस्पॉन्ड में ही बताता हूँ। तो मान लेते हैं थर्ड मेथड भी है स्टेप डेविएशन मेथड। आप देखते हैं ये क्या है। कहता मान लेते हैं आपके पास एक क्लास इंटरवल गिवन है कुछ इस तरीके से, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, एंड 40 से लेकर 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 9 8 7 5 1। आपको स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करके इसका क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। अगेन सबसे पहले क्या करोगे, आप एक एक्स निकालोगे जिसको आप कहते हो मिड वैल्यू, जो कि कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल के अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके। तो 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, मतलब ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 25, ये 35 एंड ये 45 आएगा। जैसे आप ये कर लेते हो, आप क्या करोगे, इस मिड वैल्यू में से कोई एक नंबर को आप अज्यूम कर लोगे अगेन। मान लेते हैं आपने अज्यूम कर लिया, लेटर सपोज 15, और ये नंबर अज्यूम आप बाहर से भी कर सकते हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं से भी करो आपका आंसर सेम आएगा। जैसे ही आपने नंबर अज्यूम कर लिया, आप एक टर्म निकालोगे डी, डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन, जो कि आता है एक्स माइनस में ए। वो क्या होगा, तो 5 माइनस में 15 विच इज नथिंग बट -10, 15 माइनस में 15 0, 25 माइनस में 10 ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, अब जाके जैसे डी आ गया तो आप एक टर्म और निकालोगे, दैट इज डी डैश। डी डैश क्या होता है, ये डेविएशन, डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन डिवाइड बाय एच, वेयर एच स्टैंड्स फॉर विथ ऑफ क्लास इंटरवल। मतलब ये क्लास इंटरवल का जो विथ है ना, डिफरेंस है। 0 से 10 का विथ क्या है, 10 का डिफरेंस, मतलब 10 माइनस 0 10 का डिफरेंस आया, 20 माइनस 10 10 का डिफरेंस आया। तो जो क्लास इंटरवल का विथ है, वो विथ हम लोग बेसिकली इस एच को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी डैश कैसे निकलेगा, डी मेरे पास है -10, और पहले वाले इंटरवल क्लास इंटरवल का जो विथ है वो है 10 का, ये आ जाएगा -1।
सिमिलरली दूसरे वाले के लिए डी है आपका 0 और विथ है 10, तो ये आ जाएगा 0। तीसरे वाले के लिए डी है 10 विथ है 10, तो ये आ जाएगा 1। चौथे वाले के लिए डी है 20 विथ है 10, तो ये आ जाएगा 2। पांचवें वाले के लिए डी है 30 विथ है 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। ये आपके पास आ गया डी डैश। जैसे डी डैश आया तो आप एक अगेन एक कॉलम बनाओगे, दैट इज एफ डी डैश का, जो कि कैसे बनेगा, सेकेंड कॉलम और ये वाला फोर्थ सॉरी फिफ्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करके, मतलब 9 इंटू में -1 दैट इज -9, 8 इंटू में 0 0, 7 इंटू में 1 7, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से आप एफ डी डैश निकालोगे। और ये निकलने के बाद जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस में समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में समेशन ऑफ एफ इनटू में एच, वेयर एच इज द क्लास इंटरवल का विड्थ, जो कि यहाँ पे 10 का काम कर रहा है। इस वाले फॉर्मूला पे आप हर एक चीज को पुट करोगे, आपके पास मीन आ जाएगा, जिसमें कि ए आपका ये है, मतलब कि ये वाला ए आपका ये है। एफ का कैसे निकलेगा, समेशन इसको ऐड करके और एफ डी डैश का इसको ऐड करके। क्लियर है? यहां तक में किसी को डाउट है? एनीवन? प्रीति, जानवी, कृति, महक, शिवानी, संगम, विवेक, तनिष, सबको क्लियर? यहां तक में कोई डाउट? एनीवन? बोलो गाइस, यहां तक क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। यस सर। वेरी गुड। अगर यहाँ तक क्लियर है ना, तो ये पता है क्या किया आप लोगों ने, ये आपने अपने बेसिक को रिकॉल किया, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाया हुआ हूँ। इनमें से हो सकता है कि अगर आप लोग का लक बहुत अच्छा रहे तो कोई एक क्वेश्चन, मतलब किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपको 4 या 5 नंबर में पूछ लेगा, मतलब कोई टाइप का आपको डेटा दे देगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस में से कोई एक डेटा दे देगा, और कोई एक मेथड से बोलेगा उसको सॉल्व करो, जो कि अक्सर 3-4 साल में एक बार ऐसा हो जाता है कि 5 नंबर में आपसे ऐसा पूछ लेता है। तो पूछ लेगा तो आप बेसिकली आप सॉल्व कर सकते। अब जो है बेसिकली जितना भी हम लोगों ने ये रिकॉल किया है, इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जो कि जनरली पेपर में आते हैं, वो आप सीखते हैं। तो आपको जो स्टैट्स का बुकलेट दिया जाएगा तो कुछ इस फॉर्म में दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बुकलेट विजिबल होगा। ठीक है, ये यूनिट नंबर 1 आपका है, जो कि है बेसिकली इंट्रोडक्शन करके। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, 1 सेकेंड। तो ठीक है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आप देख लो आराम से, आपको मतलब एक तरीके से डिस्क्रीट सीरीज दे रखा है, मीन बोलाई निकालने के लिए आप निकाल सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल वाला, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखा है, मीन बोलाई निकालने के लिए निकाल सकते हो। तीसरे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जनरली में मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाला हूँ, मतलब जितना आपने सीखा है उससे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे काम करेगा। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहीं पे रीड करता हूँ, आप लोग इसको मतलब थोड़ा अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 4 इज 72। इतने लाइन का मतलब क्या है? देखो अच्छे से, कहता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन है, उसका डेविएशन निकाल रहे हो 4 से, और इन सब का जो समेशन है वो 72 आ रहा है। मान लेते कोई ऑब्जर्वेशन था एक्स, इसका आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, डेविएट कर रहे हो इसको 4 से, और इसका जो समेशन आ रहा है ये इक्वल आ रहा है किसके, 72 के। क्या मैं कह सकता हूँ ये कुछ इस तरीके से है, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। ये एक तरीके से वो एक अज्यूम नंबर था जिसको कि आप क्या करते थे, डेविएट करते थे, डेविएशन निकालते थे, और उन सब का सम टोटल आपके पास ये आता था। दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ डी। क्लियर? जो कि क्या था आपके केस में अभी जो एक्स माइनस में ए। तो इतने लाइन को जो हम लोगों ने इंटरप्रेट किया है, यहां तक में किसी को डाउट? एनीवन? इंटरप्रेट करके जो मैंने ये लिखा है, सर एक बार ही दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। तो क्या कहता है, कहता है कि द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 4 इज 72। तो मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ, देखो कहता है सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन गिवन है एक्स का, कई सारे नंबर्स होंगे उसमें, इसको आप मेजर कर रहे हो फ्रॉम 4 से। कैसे कर रहे हो, तो मुझे तो डेविएट करके, मतलब इन सारे ऑब्जर्वेशन में से आप 4 को डेविएट कर रहे हो, और इन सब का जो सम है ये 72 के बराबर है। यही चीज मैंने लिखी। सिमिलरली आगे क्या बोला गया है
कि एंड द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेम वैल्यू, मतलब सेम ऑब्जर्वेशन में से अगर मैं 7 को डेविएट करूं, ये सेम सर्टेन ऑब्जर्वेशन है, इसमें से अगर मैं 7 को डेविएट करूं, इन सब का सम टोटल जो आएगा वो आएगा -3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन दे रखा था जिससे आपने ये इंटरप्रेट करके लिखा है। अब आपको बोला कि बताओ फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे और इनका मीन क्या होगा, ये आपको बोला सॉल्व करने। तो क्वेश्चन से सबसे पहले जो ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिखा है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़े? Yes. चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ, जिसमें की इंफॉर्मेशन क्या था कि एक ऑब्जर्वेशन से जब मैं 4 को डेविएट करता हूँ और इसका जब सम टोटल मैं निकालता हूँ तो ये 72 के बराबर आता है। और सेम ऑब्जर्वेशन से जब मैं 7 को डेविएट करता हूँ और इनका जब सम टोटल निकालता हूँ तो ये -3 के बराबर आता है। क्लियर? और आपको बोला गया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ क्या होगा एंड मीन बताओ क्या होगा। क्या क्वेश्चन यही पूछा गया है? Yes, sir. वेरी गुड। अब ये पूछा गया तो क्या मैं इससे एक चीज समझ पा रहा हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो अज्यूम मीन मेथड को फॉलो कर रहा है, अगर आपको ये सारे मेथड पता है तो? ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आपका अज्यूम मीन मेथड को फॉलो कर रहा है? Yes, sir. Sir. ये फॉलो कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, अज्यूम मीन मेथड का क्या फॉर्मूला होता था? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में समेशन ऑफ डी अपॉन में एन, ये था फॉर्मूला। मतलब जहां पे ए प्लस में समेशन ऑफ डी क्या था आपका, एक्स माइनस ए का ही तो समेशन आप करते थे, एक्स माइनस ए से ही तो डी आता था, ये आपका फॉर्मूला था। तो अगर मैं इस फॉर्मूला मेरे को पता है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ए है, अज्यूम मीन का काम कौन कर रहा है? 4। अज्यूम मीन वाला, अज्यूम नंबर का, सॉरी, 4। तो 4 प्लस में समेशन ऑफ x-4 अपॉन में n। क्लियर है? ये मेरा मेन कुछ इस तरीके से निकलेगा और इसकी वैल्यू कुछ दे रखा है मेरे पास, 4 प्लस में समेशन ऑफ x-4 की वैल्यू दे रखा है 72 अपॉन में n। ये मेरे पास पहले इक्वेशन से क्या मैं निकाल सकता हूँ, यही चीज दे रखा है। 1 सेकेंड गाइस, आई थिंक स्क्रीन अभी आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, मैं अगेन स्क्रीन को विजिबल। ओके, सो नो इट्स विजिबल, स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो ये समझ में आ गया कि मतलब ये होने वाला। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले को करूँ तो दूसरा वाला क्या कहता है कि एक्स बार इज इक्वल टू, अगर मेरा अज्यूम नंबर 7 रहता, तो अज्यूम नंबर 7 रहता तो समेशन ऑफ x-7, मतलब ये x-7 इसकी वैल्यू गिवन है अपॉन में n, तो मतलब ये होता 7 प्लस में इसकी वैल्यू गिवन है -3 अपॉन में n। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 से मैंने ये निकाला, इक्वेशन नंबर 2 से ये निकाला। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला था, जब आप अज्यूम मीन मेथड में जिस नंबर को आप अज्यूम करते हो 8, क्या मैंने बताया था अभी कि कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो, एनी नंबर? Yes, देखिए, sir. ठीक है, तो अगर मैं कोई भी नंबर अज्यूम करूंगा और मेरा आंसर मैंने बोला सेम ही आएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैंने आपने 4 अज्यूम किया था या फिर 7 अज्यूम किया था, इसको सॉल्व करके जो आपका मीन आता ये सेम ही आता? Yes. तो सेम आता तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस दोनों इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम आता तो ये राइट हैंड साइड तो सेम ही है। मतलब 4 और प्लस में 72 डिवाइड बाय n, ये इक्वल होगा 7 -3 डिवाइड बाय n, और ये इक्वल होगा तो मैं आराम से अब n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, डेट इज 4n प्लस में 72 इज इक्वल टू 7n माइनस में 3, और इसको सॉल्व करोगे तो डेट इज आपके पास 3n इज इक्वल टू 75 आ जाएगा एंड n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। क्लियर? क्या मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया? Yes, sir.
ठीक है, अब जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया तो क्या मैं इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके मीन निकाल सकता हूँ एक्स बार। मान लेते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस में 72 डिवाइडेड बाई एन मेरा 25 है। सॉल्व करेंगे मीन आ जाएगा, या फिर आप इसमें भी करते तो सेम मीन आपके पास आता। तो अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को जब आपने इंटरप्रेट किया और इंटरप्रेट करने के बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन था वो इंफॉर्मेशन से सबसे पहले आपको ये अज्यूम मीन मेथड का कंसेप्ट आता, तब जाके आप आगे प्रोसीड करते ना इस चीज को। क्लियर है? यस सर। चलिए वेरी गुड, अब ये क्लियर। अच्छा, इस सेम क्वेश्चन को ना कोई बच्चा जैसे मान ले जिसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, वो मैथमेटिकल टर्म से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसको मैथमेटिक्स से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो कैसे मैथमेटिक्स से सॉल्व करेगा, कुछ चीजें मैं आपको कंसेप्ट पहले समझाता हूँ जो कि आपको यूज होगा अभी आगे चल के हर एक जगह। कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो कि कुछ चीजें आप लोगों को पहले एकेडमिक लेवल पे आप पढ़कर आए हो, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर एन एक्स आई, तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्स एक वेरिएबल है जो कि आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक है। मतलब कुछ ऐसा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डॉट 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 प्लस में xn, मतलब xn तक के वेरिएबल का समेशन, क्या ये वही रिप्रेजेंट करता है? क्लियर? ये पता है सभी को? यस ठीक है, नो बोले हैं क्या यस बोले आप लोगों ने इसी में? ये क्लियर सर। है? यस। अच्छा यस है तो ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर एन, मैंने लिखा ए एक्स आई, जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका ये ए है ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली इस वेरिएबल को बाहर निकाल लेते हैं, देखते क्या होगा एक्चुअली में, देखते हैं। तो अगर मेरे पास ये है, इसका क्या मतलब है, कुछ ऐसा ए एक्स वन प्लस में ए एक्स टू प्लस में ए एक्स थ्री डॉट 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 प्लस में ए एक्स एन। अगर मैं इन सब में से ए को कॉमन बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, एक्स वन प्लस में एक्स टू डॉट 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 प्लस में एक्स एन इज इक्वल टू ए जैसा का तैसा रहेगा, और एक्स वन से लेकर एक्स एन तक, इसी को तो हम लोग देखते हैं समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर एन एक्स आई। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो क्या मैं यहां से एक चीज बता सकता हूं कि जब भी समेशन के अंदर में कोई कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ लगा हो तो वो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और समेशन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे लगेगा। ये बात क्लियर? यस सर। ये आपको नोट करके रखना है। अब थर्ड वर्ड, कोई मेरे को बताएगा कि समेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? अगर मेरे को समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर एन और ए, ये बताओ क्या होगा। एक ए एक कांस्टेंट नंबर है, समेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? देखो ये भी निकालते हैं रिजल्ट। अगर आप सभी एग्री करो तो क्या मैं समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर एन, ए को जैसे का तैसा, एक मैंने वेरिएबल लिखा एक्स आई पे पावर जीरो, समथिंग पे पावर जीरो क्या होता है? 1। 1 होता है, सभी एग्री करते हो? तो अगर मैं किसी चीज में 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या ये इंपैक्ट डालेगा कुछ भी? ये दोनों सेम ही है ना? क्लियर? समथिंग पे पावर जीरो 1, तो मैंने बस 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान दो, अगर ऐसा है तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? ये एक तरीके से ये कहता है कि ए एक्स वन पे पावर जीरो, ए एक्स टू पे पावर जीरो डॉट 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 ए एक्स एन पे पावर जीरो। अब मैं यहां से ए को कॉमन बाहर निकालूंगा तो ये एक्स वन पे पावर जीरो, एक्स टू पे पावर जीरो डॉट 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 एक्स एन पे पावर जीरो। सिमिलरली ए जैसा का तैसा रहेगा, और समथिंग पे पावर जीरो तो 1 ही होता है, 1 1 डॉट 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 चलता जाएगा ये 1। एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी बार 1 आया है? क्या मैं कह सकता हूँ एन टाइम्स 1 आया होगा? यस सर। कहने का मतलब ये टोटल n टाइम्स 1 है, इनटू में a, तो क्या कह सकता हूँ ये n टाइम्स a आया होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ किसी भी कांस्टेंट टर्म का समेशन n टाइम्स कांस्टेंट होता है? अगर i इक्वल यस। टू 1 से लेकर n है तो n टाइम्स कांस्टेंट होगा, अगर i इक्वल टू 1 से लेकर k होता तो k टाइम्स कांस्टेंट होता। क्लियर है? तो इन तीन रिजल्ट में किसी को डाउट ही नहीं बन, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्लास 12 11th में पढ़ते थे या तो याद करके आते थे। इसको मैंने आपको थोड़ा सा शो कर दिया कि कैसे ये काम कर रहा है। क्लियर? यस सर। अब ये आ गया तो सेम क्वेश्चन पे आते हैं जो अभी हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारे पास था एक इक्वेशन दैट इज समेशन ऑफ एक्स माइनस में 4 इज इक्वल टू 72, और दूसरा इक्वेशन क्या था? समेशन ऑफ एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू दैट इज -3।
अगर आप एग्री करो तो क्या मैं इस वाली इक्वेशन को ब्रेक कर सकता हूँ, डेट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स माइनस में समेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 72। मतलब कि समेशन मैंने दे दिया दोनों के साथ, एक्स एक वेरिएबल है तो यहाँ पे समेशन जैसे का तैसा रहेगा, 4 एक कांस्टेंट टर्म है, बताओ 4 का समेशन क्या होगा, n टाइम्स कांस्टेंट, 4 टाइम्स n, 4 है। which is equal to 72। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 को ब्रेक करता तो ये क्या था, समेशन ऑफ एक्स माइनस में समेशन ऑफ 7 इज इक्वल टू -3। समेशन ऑफ एक्स जैसा का तैसा रहता, समेशन ऑफ 7 क्या होता है, n टाइम्स 7 विच इज इक्वल टू -3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर को 2 को लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ एक्स माइनस में n टाइम्स 7 इज इक्वल टू 7, सॉरी इज इक्वल टू आई थिंक -3, इज इक्वल टू -3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दो आपके पास आ गया है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7 में से 4 गया तो 3, 3n, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस आएगा यहाँ, तो 72 3 75, 75। सो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 25। क्लियर? क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट से मैं आराम से n मैंने निकाल लिया, कोई डाउट हुआ मेरे को? अब जैसे ही मेरे पास n आया तो क्या मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 इनमें से किसी भी एक को यूज करके मीन भी तो निकाल सकता हूं? कैसे निकाल सकता हूं, देखो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था, समेशन ऑफ एक्स माइनस में 4 टाइम्स n इज इक्वल टू 72। आपको पता है समेशन ऑफ एक्स माइनस में 4 टाइम्स n क्या है, तो n 25 है। अभी आपने निकाल लिया n की वैल्यू की, n क्या है आपके पास, n है, n इज योर 25 इज इक्वल टू 72। तो समेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 172। दिस इज योर समेशन ऑफ x आ गया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n, 172 डिवाइड बाय n विच इज 25। सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है गाइस? तो क्या मैं सेम क्वेश्चन को मैथमेटिकल टर्म से भी कर सकता था? अगर हमको कंसेप्ट आता है अज्यूम मीन वाला तो मैं अज्यूम मीन वाले मेथड से भी कर सकता हूँ। आप देखना यहाँ इसको भी सॉल्व करते तो ये भी 172 डिवाइड बाय 25 ही आता, तब जाके मीन आता, मतलब एलसीएम लेते हैं यहाँ पे आप। क्लियर है? तो सेम क्वेश्चन का आंसर सेम दोनों जगह से सेम ही आता, बस करने का तरीका अलग अलग है। ये क्लियर? किसी को डाउट एनी वन इसमें? आगे बढ़े, बोलो भाई आगे बढ़े। यस सर। Very good. आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कंसेप्ट वी है मीन के कोरस्पॉन्ड में ही कंबाइंड मीन। अब देखते हैं ये कंबाइंड मीन का क्या कंसेप्ट, देखिए ध्यान से। ये क्या कहता है कंबाइंड मीन आपको, तो मान लेते हैं आपने क्या किया कि किसी स्कूल में ना कई क्लास 10 के कई सारे सेक्शन थे, मान लीजिए 2 सेक्शन थे, आपने उन दोनों सेक्शन का मीन निकाल लिया। कैसे मीन निकाला, आपने बोला सेक्शन 1 का जो एवरेज मार्क्स है वो ये है, सेक्शन 2 वाले बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो ये है। सेक्शन 1 में जो बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो n1 थे, और सेक्शन 2 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो n2 थे। तो मान लेते हैं आपने सेक्शन वाइज एवरेज मार्क्स मार्क्स का एवरेज निकाल लिया। अब लेकिन आपको ना बोला जाता है कि नहीं सेक्शन वाइज छोड़ दो, मेरे को कंबाइन पूरे क्लास उस स्कूल में जो क्लास 10 में जितने बच्चे हैं उनका कंबाइंड मीन बताओ कि ओवरऑल कितना एवरेज आया हुआ है। तो जब भी मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग मीन होगा और उस मीन को मेरे को कंबाइन करना होगा, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला को यूज करेंगे। उस फॉर्मूला को ड्राइव करने का जो प्रोसेस है वो क्या है कि जितने भी आपके पास मीन है उसको एज ए ऑब्जर्वेशन ट्रीट करो, और उस मीन के कोरस्पॉन्ड में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे उसको एज ए फ्रीक्वेंसी ट्रीट करो, और इसके बाद आप क्या करो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालो। तो क्या आएगा यहाँ पे, n1 x बार 1 n2 x बार 2। अब मेरे को क्या निकालना है, कंबाइंड मीन निकालना है। तो कंबाइंड मीन को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, x बार 1 2 सब्सक्रिप्ट में 1 2 1 2 का मतलब हो गया कि मैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के कंबाइंड मीन को निकाल रहा हूँ। अगर मैं x बार 1 2 3 लिखता तो मतलब 3 डिफरेंट मीन का कंबाइंड में निकाल रहा हूँ, वन सेक्शन 1 2 3 ऐसे करके। अगर मैं x बार a b लिखता तो मतलब ए और बी दो अलग अलग सेक्शन होंगे, उसका मैं कंबाइंड मीन निकाल रहा हूँ। इस तरीके से आपको समझना, ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है कंबाइंड का। तो एक्स बार 1 2 का जो फॉर्मूला होगा कंबाइंड मीन का वो होगा n1 x बार 1 प्लस में n2 x बार 2 ऑल डिवाइड बाय n1 प्लस में n2। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। क्लियर? इसमें यस कोई सर। डाउट? चलिए अगर डाउट नहीं है तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं,
तो और भी चीजें समझ में आएगी, मतलब जो क्वेश्चन मतलब जो पढ़े हैं इसका अगर मैं किसी क्वेश्चन से रिलेट कर दूं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ये करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर मैं 13 कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया। कहता था मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 300 स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर 45। ठीक है, तो कहने का मतलब 300 बच्चे थे और उनका जो एवरेज मार्क्स आया था किसी एक पेपर में, स्टैट्स के पेपर में, वो था 45। अब आपको कहता है कि द मीन ऑफ टॉप 100, उन 300 में से जो टॉप 100 बच्चे थे उनका जो मार्क्स था वो था एवरेज मार्क्स 70, और द मीन ऑफ द लास्ट 100, जो उसके लास्ट 100 वाले बच्चे होंगे उनका जो मार्क्स था वो 20 था। बोला व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 100 स्टूडेंट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है, मान लेते टोटल 300 बच्चे थे, इन 300 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स था वो था एक तरीके से आपको 45। ठीक है, अब इन 300 बच्चों को अलग अलग बांट दिया गया। 100 बच्चे जो टॉप वाले बच्चे थे, 100 बच्चे जो मिड लेवल वाले बच्चे होंगे, 100 बच्चे जो लो लेवल मतलब लास्ट वाले बच्चे थे। जो 100 बच्चे टॉप वाले बच्चे थे इनका जो एवरेज मार्क्स था वो था 70, जो लास्ट के 100 बच्चे थे इनका एवरेज मार्क्स था 20। तो मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये आपका N1 है, ये आपका N2 है, ये आपका N3 है। टॉप वाले बच्चों का मतलब N1 के क्रॉसपॉन्ड में ये मीन है टॉप बच्चों का, ये वाला मीन है लास्ट वाले बच्चों का। आपको ये बीच वाला बच्चा है, इसका मीन निकालना है। और ये जो 300 है ये N1 प्लस में N2 प्लस में N3 है, और ये जो 45 है ये इन तीनों का कंबाइन मीन है, मतलब कि x बार 1 2 3 है। क्लियर? क्या क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके जो मैंने लिखा है ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे सॉल्व करूँ जो बुकलेट का हमारा था, तो क्वेश्चन नंबर 13 में था कि मेरे पास 300 टोटल बच्चे थे, इस 300 में टॉप बच्चे थे 100, बीच वाले बच्चे थे 100, लास्ट वाले बच्चे थे 100। 100 वाले बच्चों का एवरेज मार्क्स था 70, बीच वाले का निकालना है, इसका था 20। तो कहने का मतलब मैंने बोला कि ये मेरा N1 है, ये मेरा N2 है, ये मेरा N3 है। ये 300 मेरा N1 प्लस में N2 प्लस में N3 है। 300 बच्चों का कंबाइंड मीन जो था मतलब x बार 1 2 3 ये था 45। टॉप 100 बच्चों का जो कंबाइंड मीन था x बार 1 वो था 70, लास्ट के बच्चों का जो कंबाइंड मीन था x बार 3 वो था 20, और आपको ये निकालना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो कंबाइंड मीन 1 2 3 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N1 x बार 1, N2 x बार 2, N3 x बार 3 ऑल डिवाइड बाय N1 प्लस में N2 प्लस में N3। क्लियर? जैसे मतलब यहाँ पे जब दो थे तो मतलब दो को जोड़ा डिवाइड बाय N1 प्लस N2, तीसरा और रहता है एक मान लेते हैं, तो एक तीसरा आ जाता है N3 x बार 3 डिवाइड बाय प्लस N3, चौथा रहता तो N4 x बार 4 प्लस यहाँ पे N4 एंड सो ऑन सो। क्लियर? अब ये क्लियर है तो मेरे पास इसकी वैल्यू गिवन है 45, N1 और x बार 1 का वैल्यू गिवन दैट इज 175, N2 गिवन है दैट इज 100, x2 बार मेरे को निकालना है, N3 गिवन है दैट इज 100, x3 बार है दैट इज 20, ऑल डिवाइडेड बाय क्या है 100 प्लस में 100 प्लस में 100। क्या मैं यहां से इसको सॉल्व करके x2 बार निकाल सकता हूं? यस सर, निकल जाए। निकल निकल जाएगा। जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड मीन, कि कैसे आप कंबाइंड मीन का कंसेप्ट अगर आपको आता था तो आपने ये क्वेश्चन किया, एक तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? चलिए ये समझ में आ गया। तो एक कंसेप्ट है हम लोगों के पास इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहता है मान लेते हैं आपने ना किसी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट का मार्क्स का एवरेज निकाला, मान लेते कोई बच्चा था, मान लेते मैं हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट थे मान लेते हैं कुछ इस तरीके से A B C, 3 सब्जेक्ट थे, और मेरे पास ना ये मार्क्स था मेरे को पहले, दैट इज 60 40 50। तो मैंने इसका क्या किया, मीन निकाला। तो जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इस मार्क्स का टोटल निकालूंगा, दैट इज 60 प्लस में 40 प्लस में 50 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तरीके से 150 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 50 आ जाएगा। क्लियर? तो मैं ये करके बैठ चुका हूँ। कहता है गलती से ऐसा हुआ ना कि जो मैंने ये बी वाले सब्जेक्ट का जो मार्क्स 40 रखा था ये गलत मार्क्स है, मेरे को 40 नहीं है, मेरे को 80 मार्क्स है, ये गलत है, रॉन्ग है। तो अब 80 है तो मेरे को, तो फिर मेरा जो मीन है वो तो चेंज होगा। तो अब मैं मीन निकालने के लिए क्या करूंगा, ये पूरा का कैलकुलेशन दोबारा से करूंगा,
यहाँ पे मेरे पास 3 डेटा है तो मैं कर सकता हूँ, इजी है। लेकिन अगर ये डेटा 3 लाख होता, जब आप काम करोगे फील्ड वर्क पे, 3 लाख 30 लाख डेटा होता, और 30 लाख में से बीच में कोई 10 डेटा मान लेते आपका गड़बड़ पकड़ा देता, मतलब गलत आ जाता, तो क्या करते आप? 10 डेटा की वजह से पूरे 3 लाख को दोबारा से सॉल्व करते? नहीं करते। उसके लिए क्या करते, ध्यान से देखो। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ये पुराना वाला, ये जो समेशन है, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, ऑल्ड या फिर इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ ऑल्ड या इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वो मेरा क्या है? 60 40 50, मतलब 150। क्या मेरे को पता है कि मेरा जो पुराना वाला और इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का जो समेशन है वो 150 है? इतना तो मुझे पता है। तो क्या मैं यहां से क्या करूंगा, एक न्यू ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ऐसा लिखो, न्यू या फिर करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालूंगा। अब करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, 1 सेकेंड, कि आप क्या करो, सबसे पहले तो जो आपका इनकरेक्ट या फिर जो ऑल्ड वाला सम था पूरे ऑब्जर्वेशन का, वो लो। इसमें से आप क्या करो, माइनस कर दो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को, जो करेक्ट इन जो बेसिक जो ऑब्जर्वेशन गलत था उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। और इसमें आप क्या करो, प्लस कर दो करेक्ट ऑब्जर्वेशन को। तो मेरे पास टोटल इनकरेक्ट सम था 150, जिसमें कि जो मेरा गलत ऑब्जर्वेशन था वो ये वाला 40 था। तो मैंने इसको क्या किया, माइनस कर दिया। और जो उसी ऑब्जर्वेशन का जो सही नंबर था वो था 80, तो मैंने 80 प्लस कर दिया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 190 आ जाएगा। तो क्या मेरे पास एक न्यू ऑब्जर्वेशन आ चुका है? और जैसे ही मेरे पास न्यू ऑब्जर्वेशन आया तो क्या मैं न्यू मीन निकाल सकता हूं, जिसको कि आप एक्स बार न्यू कर सकते हो? कैसे निकलेगा? तो आपके पास जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन आया, करेक्ट या न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आया है, डिवाइडेड बाय जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, मतलब कि 190 डिवाइड बाय। तो समझ में आया कि कैसे हम लोग कभी भी अगर मेरे किसी पर्टिकुलर मीन में कोई इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आ जाता है तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। क्लियर? यहां तक क्लियर है? बोलो गाइस, आगे बढ़े। चलो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक क्वेश्चन करता हूँ जिससे एक और टॉपिक मतलब कंसेप्ट सीख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, कहता द मीन एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज 12 ईयर। ओके, सो कोई एक क्लास है, उस क्लास में ना 20 बच्चे हैं, और 20 बच्चे का जो मीन एज है वो 12 साल है। कहता उस क्लास में अ न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड, उस क्लास में एक नया बच्चा आया। तो एक तरीके से मतलब न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड होने वाला कंसेप्ट है कि एक नया बच्चा आपके पास उस क्लास में आ चुका है। तो इस क्लास का जो मीन था वो 12.5 ईयर हो गया। तो बोला गया कि जो नया बच्चा आया है उसका एज बताओ कि क्या होगा। अगर इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया तो कुछ इस तरीके से आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं बुकलेट का। इन्फॉर्मेशन गिवन आपके पास कि कोई क्लास था जिसमें पहले 20 बच्चे थे। इस क्लास का एवरेज जो एज था बच्चों का वो था 12 ईयर। क्लियर है? अब जाके एक नया बच्चा आया, और उस नए बच्चा आने के बाद जो इस क्लास का मीन है वो है 12.5 ईयर। तो बोला गया बताओ कि उस नए बच्चे का एज क्या है। तो मैं लिखता हूं लेट एक्स बी दी एज ऑफ दैट न्यू स्टूडेंट। ये मैंने लिख दिया। अच्छा, एक बात बताओ, जो मेरे पास पुराना वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट और उनका जो एवरेज था, क्या इससे मैं ऑल्ड समेशन निकाल सकता हूं? ऑल्ड समेशन मतलब कैसे, एक बात बताओ, कोई भी मीन कैसे निकालते हैं? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। इस तरीके से अगर मीन आता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि समेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एन टाइम्स एक्स बार। तो कहने का मतलब मैं एन को एक्स बार को मतलब कि 12 इंटू में 20 इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 जो 40 आएगा। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ ऑल्ड ऑब्जर्वेशन।
क्लियर? ये समझ में आया? बोलो गाइज, ये समझ में आया ऑल्ट समेशन निकालना वाला फॉर्मूला कंसेप्ट, कि अगर मैं मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा पूरा। यस सर। अगर ये आ जाएगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो मेरा न्यू मीन निकलेगा वो कुछ ऐसा निकला होगा, ओल्ड समेशन मतलब पुराने वाले बच्चे का जितना समेशन था प्लस में नए वाले बच्चे का जो एज था वो ऐड हो चुका है, ऑल डिवाइड बाय जितना पहले स्टूडेंट था एन प्लस में एक नया जो बच्चा आया है वो। तो कहने का मतलब नया मीन आपको दे रखा है 12.5, ऑल्ड समेशन था 240, नए बच्चे का एज आपको निकालना है, पहले था बच्चा 20, बाद में एक और आया तो टोटल बच्चा हो गया 21। क्या आप इसको सॉल्व करके एक्स निकाल सकते हो? तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास नया ऑब्जर्वेशन ऐड होता है तब भी मैं मीन निकाल सकता हूं आराम से? तो अभी हम लोगों ने तीन कंसेप्ट पढ़े, एक तो कंबाइंड मीन का, दूसरा हम लोगों ने कंसेप्ट क्या पढ़ा कि इनकरेक्ट से करेक्ट ऑब्जर्वेशन आता है तो कैसे चेंजेस होगा, और तीसरा पढ़ा कि अगर एक न्यू ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां तक में कोई डाउट ही नहीं बन? चलिए, यहां तक में कोई डाउट नहीं है। एक छोटा सा कंसेप्ट और है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। जो हम लोग मीन पढ़ रहे हैं ना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको कि आपको अच्छे से आना चाहिए, याद रखना है। जिसमें कि पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या कहता है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। मतलब कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो मतलब कि जब भी आपसे बोल देगा कि फर्स्ट 100 नंबर का नेचुरल नंबर निकाल, मतलब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का मीन निकालो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको प्रूफ करते देखो कैसे। मान लेते मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, तो कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 डॉट 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 एन, इसी कहते हैं नेचुरल नंबर। अब मेरे को इसका मीन निकालना है तो क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स मेरा क्या है, 1 2 3 डॉट 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 एन डिवाइड बाय एन। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा कि ये जो ऊपर में समेशन है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 2 3 4 से लेके एन तक का समेशन का फॉर्मूला एन इंटू में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर समराइजिंग या समेशन ऑफ वन से लेकर एन वाला टर्म। और नीचे में क्या चल रहा है, एक एन चल रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो ये एन एन कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या बचा, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। आंसर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो आपका मीन आएगा वो क्या आएगा, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो अब मेरे को बोलेगा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का मीन निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मतलब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू 100 आएगी, तो 100 प्लस वन डिवाइड बाई टू, जो भी आंसर आएगा वो मेरा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का मीन होगा। 200 बोलेगा तो एन के प्लस में 200 पुट कर दूंगा। ये फॉर्मूला पता है सबको, या लिखवा दूं मैं आप लोगों को? चलो एक कंसेप्ट फिर मैथ का लिख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखिए। पहला कंसेप्ट 1 2 3 डॉट 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 एन, ऐसे एन टर्म्स का जो समेशन होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ समेशन ऑफ दिस वन से लेके एन टर्म्स का। दूसरा कंसेप्ट, अगर मान लेते इसी का स्क्वायर होता, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, डॉट 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 एन का स्क्वायर, तो इन सब का समेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये सब आपको याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला, अगर मान लेते यहाँ पे क्यूब होता, वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, डॉट 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 एन का क्यूब, इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू और इन सब का होल स्क्वायर। तो जनरली स्टैट से कॉरस्पॉन्ड में आपको इन्हीं तीन का यूज लगभग ऑलमोस्ट हर जगह पड़ेगा, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? क्लियर है गाइज? ये आगे बढ़े। यस सर। वेरी गुड। थोड़ा इंटरेक्ट होगा, मतलब जो पूछ रहा हूँ बताओ यार, तो मजा आएगा पढ़ाने में भी।
चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n+1 डिवाइड बाय 2। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। कहता है कि कुछ भी किसी भी मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन गिवन है, इस ऑब्जर्वेशन में से अगर आप अर्थमेटिक मीन को डेविएट करते हो, डेविएट मतलब माइनस करते हो, तो इनका जो सम होगा ये ऑलवेज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। तो डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, इसका जो सम होगा ये ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। इसका प्रूफ देखते हैं। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में क्या, समेशन ऑफ एक्स माइनस में एक्स बार, इसको सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ एक्स माइनस में समेशन ऑफ एक्स, मतलब समेशन मैंने दोनों टर्म्स के साथ दे दिया। आप ध्यान से देखो, समेशन ऑफ एक्स को मैंने जैसे का तैसे रहने दिया। समेशन ऑफ एक्स बार, एक बात बताओ, ये जो आपका एक्स बार आता है, जो मीन आप निकालते हो, वो एक सिंगल फिगर होता है या कि वो अलग अलग वैल्यू होती है? किसी भी डेटा का जो मीन निकालते हो वो सिंगल फिगर होता है, अलग अलग नंबर होता है? बोलो सिंगल गाइस। होते हैं सिंगल होता है। अगर सिंगल फिगर है तो क्या ये कांस्टेंट नंबर होगा? सर। तो यस सर। कांस्टेंट का समेशन क्या n टाइम्स कांस्टेंट होगा? क्लियर। अब समेशन ऑफ x को भी क्या हम लोग nx बार लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि x बार होता है आपका समेशन ऑफ x अपॉन में n। तो यहां से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो समेशन ऑफ x मेरा क्या आ जाएगा, n टाइम्स x बार। और यहाँ पे भी क्या है, n टाइम्स x बार, दोनों कट के क्या मिलेंगे, 0। तो याद रखना है आपको, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहां से स्टार्ट हुआ है, जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे जिंदगी भर तब तक आपको इसका यूज होता रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। मतलब अगर आगे चल के आप इकोनॉमिक्स फील्ड में काम भी करते हो तब भी आपको इस सबका यूज होने वाला है, कहने का मतलब ये। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी के ऊपर में। ये क्या कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज लिस्ट, और यू कैन से मिनिमम। ये हमेशा मिनिमम होगा। ये एक तरीके से थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है जिसको अभी आपको याद लेके करके चलना है। इसका यूज आपका सेमेस्टर 4 में या सेमेस्टर 2 ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली ये कहना चाहता है कि जब आप किसी ऑब्जर्वेशन में से डेविएशन को डेविएट करते हो और इसके स्क्वायर के सम को लेकर चलते हो, ये हमेशा मिनिमम होता है। आप अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ कर सकते हो। किसी भी चीज को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलस का यूज कर सकते हैं। आप इसको मान लेना कोई डब्ल्यू, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर किसी भी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा? मिनिमम। मिनिमा। तो प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो प्रूफ था मैंने बता दिया। ये एक तरीके से आपको बस याद रखना है, ध्यान में लेके चलना है। इसका यूज अभी नहीं, सेमेस्टर 4 में जाके होगा। अब आते हैं फोर्थ वन, चौथा प्रॉपर्टी इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि आपके ऑब्जर्वेशन में से कोई चीज प्लस या माइनस हो जाना। कोई आपका ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन में कुछ अगर आप प्लस कर देते हो या माइनस कर देते हो तो उसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर उसी ऑब्जर्वेशन में से कोई चीज अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हो तो उसको कहते हैं लोग चेंज ऑफ स्केल। तो कहता है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से आपके मीन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन, देखते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब कोई चीज प्लस या माइनस हो जाना। मान लेते पहले आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन था x, विच इज नथिंग बट इस तरीके से x1 x2 से लेकर xn। इसका जो मीन आया था वो आया था क्या, तो बेसिकली x बार, जो कैसे आया होगा, समेशन ऑफ x अपॉन में n करके। कहता है इस वाले ऑब्जर्वेशन, जो ये x वाला जो ऑब्जर्वेशन था ना, मतलब जो xi वाला ऑब्जर्वेशन था, इसमें ना एक कांस्टेंट टर्म c ऐड हो चुका है। तो मैंने क्या बोला कि आपके ऑब्जर्वेशन में कोई चीज ऐड हो जाएगा या फिर कोई चीज माइनस हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन। तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो गया, तो इसको मैं एक नया नाम दे देता हूँ, दैट इज yi, एक नया वेरिएबल ऐड होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज x1 प्लस में c, x2 प्लस में c, डॉट 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 xn प्लस में c। तो ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है कि आपके हर एक पुराने वाले वेरिएबल में
एक कांस्टेंट सी ऐड हो चुका है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो जिसको मैंने एक नया नाम दे दिया वाई आई। तो अब मुझे ये निकालना है कि बताओ कि वाई आई का मीन क्या होगा। तो मीन कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ वाई आई डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ वाई आई मेरा क्या है, तो एक्स आई प्लस में सी, ये है, यही है मेरा वाई आई। अब इसको मैं अगर ब्रेक करता हूं तो समेशन ऑफ एक्स आई प्लस में समेशन ऑफ सी आ जाएगा, ये मेरा ब्रेक मैंने कर दिया। अब अच्छा डिवाइड बाय एन भी है। अब वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन को अलग कर दिया, समेशन ऑफ सी डिवाइड बाय एन को अलग कर दिया। वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन, इसी को बोलते हैं एक्स बार। समेशन ऑफ सी, सी एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का समेशन क्या होता है, एन टाइम्स कांस्टेंट डिवाइड बाय एन। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ये एन कट जाएगा, तो वाई बार मेरे पास क्या बचा, एक्स बार प्लस में सी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पुराने वाले वेरिएबल में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाता है तो उसके मीन में भी वो कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है, मतलब कि कोई पहले वाला ऑब्जर्वेशन था, उसका मीन आया था एक्स बार इक्वल टू दिस। तो अगर उस ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड या माइनस होता है तो उसके मीन में भी वो सेम टर्म ऐड या माइनस हो जाएगा। क्लियर है चेंज ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट। यस सर। सिमिलरली अगर मैं चेंज ऑफ स्केल की बात करूं, चेंज ऑफ स्केल, तो ये क्या कहता है कि आपके ऑब्जर्वेशन में कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाना। तो ये इसका मतलब बेसिकली है कि मान लेते पहले आपके पास कोई एक्स आई ऑब्जर्वेशन था, x1 x2 से लेकर xn, इसका मीन आपने निकाला था समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन करके। अब आपके पास क्या हुआ कि आपके एक्स आई में एक कांस्टेंट टर्म सी मल्टीप्लाई हो गया, तो मतलब चेंज ऑफ स्केल हुआ है। इसको नाम दे दिया आपने नया वेरिएबल वाई आई। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ होगा, सी x1 सी x2 सी xn, सारे वेरिएबल के साथ एक सी मल्टीप्लाई हो गया। तो अब जब मैं वाई बार निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, समेशन ऑफ वाई आई अपॉन में एन। वाई आई क्या है, तो सी एक्स आई अपॉन में एन। अब एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था अगर कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म है और साथ में समेशन लगा है तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और समेशन उस वेरिएबल के साथ लगता है, सी जैसा का तैसा। और समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन क्या होगा, एक्स बार होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर आप किसी कांस्टेंट टर्म को अपने ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम कांस्टेंट टर्म आपके मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्लियर है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है कि अगर आपके ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस होता है तो उसके मीन में भी वो कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस होगा। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस होगा, माइनस हो रहा है तो माइनस होगा। चेंज ऑफ स्केल क्या कहता है, अगर कोई टर्म आपके ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मीन में भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो मीन में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये क्लियर है। यस सर। अगर ये क्लियर है तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मीन। सो समराइजिंग ऑफ डेटा का एक पार्ट हम लोगों ने मीन कर लिया, जिसका बेसिक कंसेप्ट को रिकॉल कर लिया। अलग अलग टाइप के कंसेप्ट जो थे, कंबाइंड का, इनकरेक्ट का, एडिशनल वाला, वो सब कर लिया। प्रॉपर्टीज क्या होता है वो कर लिया। अब आराम से आप मीन के कोरस्पॉन्ड में जितने भी क्वेश्चन है आपके बुकलेट में या जीएलडी बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लेते मैंने जो आप लोग को बुकलेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस बुकलेट में शुरुआत में क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 तक मीन के क्वेश्चन है, तो ये सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मीडियन स्टार्ट करेंगे, फिर मोड आएगा, फिर परसेंटाइल, डिसाइल, ये सब आएगा। यहाँ तक क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे कि अभी तक हमारे कॉलेज में सर अभी तो पहले का रिवाइज छोड़ के पता नहीं हमारे हिस्टोग्राम्स एंड साथ साथ में ट्रिम मीन और उसके अलावा स्टेम लीफ डिस्प्ले ये सब स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल बहुत सारा इसमें आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल क्या सर बिल्कुल हम लोग ये भी कवर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपका कॉलेज क्या करेगा, आपका कॉलेज स्ट्रिक्ट टू आपका रीडिंग्स पे रहेगा। जो डीयू की सजेस्टिव रीडिंग्स है उसमें जितना लिखा हुआ है वो बस उतना ही पढ़ाएगा। अब सारे बच्चों को पुराना चीज तो याद नहीं है क्या, आज जो आपने पढ़ा है सब क्या सब याद था आपको, आपने पहले उसको रिकॉल किया है। अब जाके आप आओगे अपने जेएलडी बोर्ड कंसेप्ट पे, पहले आपने मीन को अच्छे से रिकॉल किया, तब जाके आप ट्रिम्ड मीन सीखोगे ना, फिर मीडियन मोड वगैरह यस सर। सीखोगे। उसके बाद जाके हिस्टोग्राम बनेगा, उसके बाद जाके स्टेम एंड लीफ वाला डायग्राम बनेगा, डॉट प्लॉट्स बनेंगे,
तो कई सारे डायग्राम्स बनेंगे। तो वो सब सिखाया जाएगा बट पैटर्न में सिखाया जाएगा, जिससे कि आपको टफनेस ना लगे। यही तो फर्क होता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको कोचिंग की तो नीड पड़ेगी, इसी वजह से ही पड़ेगी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जो प्रोफेसर आपको क्लास में कराएगा वो 100 में से 90% ऊपर से जाएगा। वो इसलिए जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाना नहीं आता, नहीं, वो भी पढ़े लिखे, उनको भी आता होगा पढ़ाना, तब तो टीचर बने हैं। लेकिन वो स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने सिलेबस के ऊपर। और डायरेक्टली रीडिंग से अभी तक आप इंडियन ऑथर के बुक पढ़ रहे थे, अभी तक आपको आदत है कि चीजों को अच्छे तरीके से समझने का, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने वाली चीजों को। अब वहां पे आपको एक फॉरेन ऑथर का बुक मिल गया और डायरेक्टली बुक टू बुक आपको इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो वो कैसे समझ में आएगा? यही एक लॉफुल है यहाँ पे बेसिकली डीयू के अंदर में, जो कि एक तरीके से आपको मतलब ज्यादा प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है अगर आप स्ट्रिक्ट हमारे कोचिंग के साथ जुड़े रहते हो, तो आराम से सारा चीज कवर होगा। क्लियर? ओके सर। एंड सर ये जो बुकलेट है जिसमें क्वेश्चंस हैं ये ऐप पर मिलेंगी? यस, ये एप्लीकेशन पे भी मिलेंगी और मैं ये ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर iOS वाला भी बता देना आप। बिल्कुल, मैं iOS वाले भी आपको बता दूंगा। और कोई डाउट? चलिए अगेन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। आपका इंट्रोडक्टरी एमएमए और इंट्रोडक्टरी माइक्रो बिल्कुल लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री है, इसको मतलब मिस मत करना। और नहीं, जो बच्चों को रिकॉर्डिंग देखना है तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इंट्रोडक्टरी स्टैट्स की जो कुछ क्लासेस है ये मैं अभी ओपन रखूंगा, बट ये इंट्रोडक्टरी स्टैट्स आपका सेमेस्टर 1 में पेड कोर्स के अंदर में कंसिडर किया जाएगा, तो मतलब इसके लिए आपको फी पे करनी पड़ेगी। और फी क्या होगा? डेट इज 5500 होगा। और इस 5500 अगर आप पे करते हो तो इसके अंदर में आपको स्टैट्स का आपने कोर्स तो पे किया ही है, तो आपको एमएमई और माइक्रो इन सब का इंक्लूड मिल जाएगा। मतलब फिर आपको एमएमई और माइक्रो के लिए भी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी भी रिकॉर्डिंग, रीडिंग्स के सॉल्यूशंस या जितने भी प्रीमियम मटेरियल्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। लेकिन मान लेते हैं नहीं, आपको बस एमएमई एंड माइक्रो करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। कोई उसमें टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि जो बच्चा स्टैट्स लेगा वही एमएमई माइक्रो पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं है। आप आराम से एमएमई एंड माइक्रो आराम से पूरा कवर कर सकते हो फ्री। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप 6203360410 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। चलिए मैं फिलहाल के रिकॉर्डिंग को पॉज करूँ, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।